अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। अम्मी प्लीज़, इसमें मुश्किल क्या है? मैं जॉब ही तो करना चाहती हूँ और हमारे मुल्क में लाखों औरतें जॉब करती हैं। मनाहिल ने मिलती जियाना अंदाज में उनके घुटने पर हाथ रखे। लाखों औरतों और मनाहिल हाशमी में बड़ा फ़र्क है। हमारे ख़ानदान में पहले कभी किसी लड़की ने जॉब नहीं की, ना इसकी इजाज़त है। इनका अंदाज़ हतमी था। तो क्या ज़रूरी है कि जो काम पहले कभी नहीं हुआ वो अब भी ना हो? दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गई है। अब तो सादात फैमिली के लड़के लड़कियां शोबिस ज्वाइन कर रहे हैं। आप मुझे जॉब की इजाज़त नहीं दे सकती? मनाहिल की बात पर हुमैरा बेगम ने चिढ़कर उसके हाथ परे हटाए। जब एक बार मना कर दिया तो दिमाग क्यों खा रही हो? गज़ब खुदा का। अब हम तुम्हारी कमाई खाएंगे? उफ अम्मी, आप भी हद करती हैं। जॉब की नहीं और कमाई पहले आ गई। आप मुझसे तनख्वाह ना लीजिएगा, मगर जॉब बहरहाल मुझे करनी है। मास्टर्स की डिग्री मैंने चूल्हे में झोंकने के लिए नहीं ली। तालीम तुम्हें शऊर और आगाही देने के लिए दिलवाई है, ना कि नौकरी के लिए। जॉब का इतना ही शौक है ना, तो मैं जुज़ वक्ती मुलाजमा के तौर पर तुम्हें रख लेती हूँ, तनख्वाह के साथ रिहाइश और ताम की सहूलत फ्री। अम्मी के कहने पर अमरीन के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट चमकी और मनाहिल ने सर पटक कर अम्मी को देखा, जो बिल्कुल संजीदा थी। तो आप मेरी बात नहीं मानेंगी? मनाहिल के चेहरे पर उदासी बिखरी। मैं मान भी जाऊं तो क्या होगा? सिर्फ मेरे मानने से बात नहीं बनेगी। तुम्हारे बड़े अब्बा और डैडी बिल्कुल नहीं मानेंगे, इसलिए बेहतर है कि तुम ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। वैसे भी हम लोग संजीदगी से तुम्हें रुखसत करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो ये जॉब वगैरह का मसला फिलहाल भूल जाओ। हुमैरा बेगम ने रसानियत से कहा। मनाहिल बिदक कर हटी। रुखसत? अम्मी, मेरा रिजल्ट आए अभी चंद दिन ही गुजरे हैं और आपको मेरा वजूद खटकने लगा है। अभी कम अज कम 2 साल तक तो सोचें भी मत मेरी शादी का। मैं कुछ अरसा फुल इंजॉय करना चाहती हूँ, घरेलू सियासत से अलग थलग। फिर जॉब करना मेरा दरीना शौक है। प्रैक्टिकल लाइफ खुद बहुत टफ होती है। एक फुल टाइम जॉब जिसे करते हुए तुम्हें अंदाज़ा होगा, औरत की पहली जॉब और पहली तरजीह उसका घर होता है, ना कि मेल कुलीग्स पर मुश्तमिल दफातर। आप डैडी से बात तो करें, हो सकता है वो मान जाए। मनाहिल ने आखिरी कोशिश के तौर पर कहा। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन अगर वो ना माने तो तुम अपनी जिद मनवाने की मज़ीद तंग नहीं करोगी। अम्मी का अंदाज हतमी था, जिस पर मनाहिल ने सादतमंदी से सर झुका दिया। ज़ाहिर ऑफिस से आया तो अम्मी से पहले अमरीन ने मनाहिल की ख्वाहिश उस तक पहुंचा दी, जिसे सुनकर वो मनाहिल को बगौर देखने लगा। कुछ देर बाद रसानिया से बोला, अपनी मास्टर्स डिग्री को काम में लाने का सोचा। वाकई डिग्रियां सिर्फ सजाने या दिखावे के लिए नहीं होती, लेकिन फिर भी मेरा मशवरा है कि अगर ये सिर्फ शौक या ग्रेस है तो इसे खैर बात कह दो, क्योंकि तुम महज शौक ही शौक में किसी हकदार का हक मारोगी और कोई ज़रूरतमंद बेरोज़गार हो जाएगा। भाई, ये बात नहीं है। मैं अपनी सलाहियत और इल्म को बेहतरीन किस्म के काम में लाना चाहती हूँ। मुझे देखना है कि किसी अच्छी जॉब के लिए मेरा जहन कितना कारआमद हो सकता है। मैं अपने मुल्क को कौम को किसी नाअहल से बचाकर अपनी अहलियत साबित कर दूं तो ये मेरा खलूस और फ़र्ज़ होगा, ना कि शौक। मनाहिल ने अपनी तकरीरी सलाहियत से काम लेते हुए लफ्ज़ों को खूबसूरती से इस्तेमाल किया। ओके, एज़ यू विश, मैं डैडी से बात कर लूँगा, ज़ाहिर ने मुस्कुराकर कहा। तो मनाहिल के अंदर खुशगवार हवा का झोंका लहराने लगा। ज़ाहिर के कायल होने का मतलब यही था कि वो डैडी को मना लेगा। डैडी हमेशा ज़ाहिर की जहानत और फरासत के कायल रहे थे और हर मामले में उसके मशवरे और राय को अहमियत देते थे। रहे ताया अबू तो वो वैसे ही मनाहिल से बहुत मोहब्बत करते थे। थोड़ी रदकदा के बाद वो भी मान जाते, बाकी सब इसके साथ ही थे। हाशमी लॉज में 3 भाइयों की फैमिलियां एक साथ रिहाइश पजीर थीं। अनवर हाशमी जो बड़े भाई थे, इन्हें सब बड़े अब्बा कहते थे। इनकी बेगम सब बच्चों की बड़ी अम्मी थीं। ज़ाहिर, वलीद और इसरा इनके बच्चे थे। अकबर हाशमी मंझले भाई थे। वसीम, साद, शफक और अली उनके बच्चे थे और बेगम रुखसाना थी। जबकि सबसे छोटे असगर हाशमी की 2 बेटियां अमरीन, मनाहिल और एक बेटा मोहसन था। इनकी बेगम हुमैरा को बड़े भाइयों की औलादें अमूमन छोटी चची या छोटी अम्मी कहा करती थीं। यंग पार्टी का ज़्यादातर वक्त लाउंज में गुजरता था और ये लाउंज कम बल्कि स्टडी और टीवी लाउंज ज़्यादा था, क्योंकि लाउंज के एक कोने में बड़ी सी बुक शेल्फ के रैक में तरतीब से सजी किताबें थीं, तो दूसरे कोने में पीसी सिस्टम, टीवी, वीसीडी प्लेयर,
सब यहीं मौजूद थे, सो ऐसा ऐसा ये हिस्सा सबके लिए अहमियत अख्तियार कर गया। हालांकि स्टडी रूम और टीवी लाउंज अलग थे, मगर सब यहीं बैठने को तरजीह देते थे। इस वक्त भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज से आते ही हस्बे मामूल यंग जनरेशन यहीं डेरा जमाए थी, जबकि तमाम बुजुर्ग मर्द ड्राइंग रूम में थे, जहां हुमैरा बेगम के कजन आए हुए थे। शफक उठकर बार बार कॉरिडोर का चक्कर लगा रही थी। ये वसीम अभी तक मार्केट से वापस नहीं आया। मनाहिल ने उसे चक्कर काटते देखकर पूछा, इतनी जल्दी कब आएगा? आंखें सेंक रहा होगा कहीं खड़ा। शफक तप कर बोली, बहुत बदगुमान हो तुम। लड़कियां इतनी जल्दी बदगुमानी का शिकार हो जाती हैं। थोड़ा मार्जिन तो दे दिया करो, हो सकता है उसे कोई इमरजेंसी हो गई हो। वलीद ने इन्हें देखा। तुम लोगों की इमरजेंसी सिर्फ यही होती है कि कोई लड़की नजर आ जाए और तुम शरबत दीदार पीने लगो। इसरा ने लेताड़ते हुए कहा, तो तुम लड़कियां भी यही काम करती हो? जरा सा हैंडसम हीरो या गुलूकार कहीं नजर आ जाए, निसार होने में मिनट लगाती हो। अली मुकाबले पर उतर आया। खामखाई शफक ने मुंह बनाया, यकीन नहीं तो एक सर्वे कर लो, बल्कि इब्तदा हाशमी लॉज से ही करो। हर मशहूर पर्सनालिटी के फैंस में ज्यादा तादाद लड़कियों की ही होगी। वलीद ने कहा। वलीद, देख के तो आओ, अम्मी ने डैडी से बात की है मेरे लिए या नहीं? मनाहिल ने उसे उठाना चाहा। अम्मी बात कर चुकी हैं, जाहिर भाई बहुत ज़बरदस्त दलाइल भी दे चुके हैं, अब मामू से बात शेयर की जा रही है। इसरा ने ड्राइंग रूम का चक्कर लगाकर आते हुए इत्तला दी। वैसे तुम करोगी क्या मुलाजमत करके? चंद हजार से क्या होगा? ये तो तुम्हारा हफ्ते भर का खर्च भी नहीं। फिर आधी टेंशन अलग, मुस्तकिल सर दर्द की मरीजा बन जाओगी। अली ने उसे पास रखना चाहा। छोड़ो, तुम मर्द लोग कब औरत को तरक्की करते देख सकते हो? खबरदार जो मेरा हौसला पस्त करने की कोशिश की। मुझे हक आगे ही का ये मार्का सर कर लेने दो। मनाहिल बोली, अहमकों की जन्नत में रहने की शौकीन हो तो मुझे क्या। वैसे मर्द बॉस बहुत हासिद और चिड़चिड़े होते हैं, खासकर औरतों के लिए। अली ने दोबारा डराना शुरू किया। कोई बात नहीं, इस जॉब की बदौलत एक किताब मर्दों की नफ्सियात पर लिखकर अपनी बाकी मांदा सनिफ को भला करूंगी। मनाहिल मुस्कुराई। सच कहा है किसी ने, बुरा वक्त आ जाए तो रुका नहीं जा सकता। तुम्हारे लिए दुआएं खैर ही की जा सकती है। अली ने मुतासफाना सांस खींचकर कहा। शफक वसीम का इंतजार करते हुए ऊँघने लगी थी। वसीम को आते देखकर इसरा ने शफक को हिलाया। एक खूबसूरत आदमी की खबर आई है, पहचान लो कौन है। वसीम नया डाइजेस्ट लहराता हुआ ग्लास डोर खोलकर लाउंज में दाखिल हुआ। शाहरुख खान। मनाहिल ने नजरें उठाई। बस तुम्हारी सोच यहीं तक होनी चाहिए। वो मुंह बनाकर इसरा की तरफ मुतवज्जो हुआ। खूबसूरत आदमी सवाए शाहिद आफरीदी के कोई नहीं हो सकता। क्रिकेट की शौकीन इसरा ने जितनी तेजी से कहा था, वसीम ने जवाबन उतनी तेजी से तनकीद की। तुम लड़कियों के दिमाग की रसाई सिर्फ क्रिकेटर्स, सिंगर्स या एक्टर्स तक क्यों महदूद हो जाती है? अली ने तासुब से कहा। तुम चुप रहो, बताओ वसीम कौन है? मनाहिल ने बेसब्री का मुजाहरा किया। वैसे अगर मैं खूबसूरत लड़की की बात करता तो तुम क्या कहती? वसीम ने नया नुक्ता निकाला। तो पूछने की जरूरत ना पड़ती, सबको मालूम है वो लड़की कौन है। कब से खामोश बैठी अमरीन ने कहा, कौन है? सबके चेहरे उसकी तरफ मुड़ गए। जाहिर है मैं हूँ। इसरा ने बेनियाजी से कंधे उचकाए। ये नई इत्तला है। वसीम चीखा। यार चेक करो कहीं मेरी समात तो नहीं खराब हो रही। अली ने मेडिकल के स्टूडेंट वलीद से कहा। तुम्हारी समात में 2 महीने ना नहाने की वजह से कूड़ा क्रिकेट जमा है। इसरा जलकर बोली। खासी मालूमात है तुम्हें अपने मुतल्लिक। वलीद का लहजा तंजिया था। बस करम है खुदा का, कभी गरूर नहीं किया। इसरा हद दर्जा इंकिसारी से बोली। वो बात तो बीच में रह गई, तुमने बताया नहीं खूबसूरत आदमी कौन है? इसरा ने वसीम को मुखातिब किया। माह बदौलत। वो फखर से बोला, हैं ये क्या नाम हुआ? सबने आंखें फाड़ी। बेवकूफ़ो, इसका मतलब है मैं वसीम अहमद बिजाते खुद। वो उनकी नाकिस अकल पर मातम करने वाले अंदाज में बोला। ओहो, इसरा की तरह तेरा दिमाग भी रुखसत पर है। अली सीधा हुआ। छोड़ो ये फजूल गुफ्तगू। वसीम, रिसाला दो मेरा। शफक उठी। पहले कुछ निकालो, बैलेंस डलवाओ। मोबाइल बिल्कुल अनबैलेंस है। क्या मतलब? शफक के तेवर तीखे हुए। ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 50 रुपये दे दो। क्या 25 रुपये का रिसाला है और 25 रुपये रिश्वत दे दूँ? तुम अपने असली फ़कीराना आदत मत छोड़ना। वो तड़क कर बोली। फिर ये तुम्हारा रिसाला बड़े अब्बा के कमरे में रखाता हूँ, वहाँ से ले लेना। तुम रिश्वतखोर, साजिशी, जहन्नुम का ईंधन बनोगे। वो तिल मिलाई। हाँ, खुद तो जैसे दिन रात मूवीज़, क्रिकेट देखते हुए और गाने सुनकर हज करती हो, ऊपर से ये थर्ड क्लास गली गली पलने वाले जहनी माजूर आशिकों की मोहब्बत नामे पढ़ पढ़ कर जन्नत अपने नाम लिखवा रही हो। वसीम ने चिढ़ाया। भाई इसे कहे मेरा रिसाला दे। वलीद को लाउंज में आते देखकर शफक ने कहा, पहले पैसे निकालो। वसीम ने रिसाला पीछे करते हुए उसे देखा। वसीम, तुम्हें डैडी ने कोई काम कहा था? वलीद ने एक नज़र दोनों को देखा। ओह मारे गए, मुझे तो याद ही नहीं रहा। वसीम रिसाला फेंकते हुए उठा। डैडी अपने कमरे में तुम्हें बुला रहे हैं। वलीद,
बता कर सिटिंग काउच पर बैठा और तायराना निगाहों से पूरे लाउंज का जायजा लिया। वलीद और अली कंप्यूटर पर चैटिंग में मसरूफ थे। अमरीन सोफे पर लेटने के अंदाज में किताब पढ़ रही थी। बाकी चारों लड़कियां रिसाला पकड़े उस पर झुकी हुई थीं। वलीद ने सीढ़ियों से उतरती छोटी चची को देखा तो सीधा होकर बैठा। मनाहिल, तुम्हारे लिए जॉब का एक गोल्डन चांस है। भाई बता रहे हैं कि इनके जानने वाले एक साहब को अपनी कंपनी के लिए चंद खाली आसामियों पर क्वालिफाइड लोग चाहिए, मगर बगैर सिफारिश के। तुम चाहो तो अप्लाई कर सकती हो। छोटी चची वलीद के करीब बैठकर बोली। हुर्रे! मुनाहिल ने एक पुरजोश नारा बुलंद किया। ये बाजी मेरी वकालत की बदौलत तुम्हारे हक में हुई है, इसलिए जल्दी से मेरे लिए गरम गरम कॉफ़ी बना कर लाओ, साथ मिठाई भी। ज़ाहिर ने हुमैरा बेगम के शानों पर दोनों हाथ टिकाकर कहा, इस वक्त तो आप पर कॉन्टिनेंटल में डिनर भी मांग लें तो आई एम रेडी। मैं बहुत खुश हूँ। मुनाहिल का लहजा खुशी से भरपूर था। भाई करने फरमाइश, ये कभी कभी सखावत के मूड में होती है, अमरीन ने ज़ाहिर से कहा। ज़ाहिर ने मुस्कुराते हुए मुनाहिल को देखा और शरारती अंदाज से कहा, रहने दो, कहीं ये अपना सदका ही ना हम पर खर्च कर डाले। भाई आप भी इनकी तरह बोलने लगे। मुनाहिल ने लड़कों के ग्रुप की तरफ इशारा किया। तुम जब भी मिलकर बैठते हो मेरी बेटी को तंग करने लगते हो। तुम लड़कों को सवाए इससे लड़ने के और कोई काम नहीं। बड़ी अम्मी भी लाउंज में आ गईं। अम्मी, ज़ाहिर भाई भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं इनके साथ मिलकर। मनाहिल रोहानसी हुई जबकि ज़ाहिर खुलकर हंस रहा था। इसरा ठीक कहती है, तुम्हें ट्रैप करना बहुत आसान है। तुम खासी मासूम हो। वलीद के कहने पर उसने इसरा को घूरा। मनाहिल, कॉफ़ी कहाँ रह गई? हुमैरा बेगम ने कहा तो वो तेज़ी से किचन की तरफ चली गई। यहाँ शफक कॉफ़ी तैयार करके कपों में डाल रही थी। हाय शफक, तुम कितनी अच्छी हो। अभी से अपने मिजाजी खुदा की फरमाइश पूरी कर रही हो। खुदा तुम्हारे जैसी सुघड़ भाभी हर नंद को दे। मनाहिल ने दुआ भी दी तो अपने मतलब की। शफक उसे घुरने की कोशिश में नाकाम होकर मुस्कुरा दी। बको मत, आराम से ये ट्रे उठाकर ले जाओ। शफक ने रोब दिखाया। ज़ाहिर भाई का कप यहीं छोड़ जाती हूँ, तुम लेकर आना या इन्हें यहीं भेज देती हूँ, बेचारे नैनो को फरहत दे लेंगे। उसने छेड़ा, ये कॉफ़ी है या पाए जो गलने में नहीं आ रहे। ज़ाहिर ने किचन में झांका। मनाहिल ट्रे उठाकर फौरन बाहर निकली। ज़ाहिर का कप वहीं छोड़ गई। शफक भी उसके पीछे लपकी, मगर दरवाजे के फ्रेम में ज़ाहिर तस्वीर की मानित इस्तादा था। चेहरे पर बहुत दिल फरेब मुस्कान सजा रखी थी। मुझे बाहर जाना है। शफक झिझक कर बोली, तो जाओ ना, मना किसने किया है? ज़ाहिर का अंदाज होने वही था। शफक लम्हा भर सोचकर आगे बढ़ी तो उसके मजबूत सीने से लग गई। उसके ख्वाबिदा एहसासात में बरकी रोज सी दौड़ गई। वो खौफजदा होकर हटने लगी तो ज़ाहिर ने उसके शाने मजबूती से थामे। बहुत अच्छी लग रही हो तुम आज। अच्छा? वो ज़रा तफाखुर से मुस्कुराई। अगर कुछ ख्याल मेरे बेताब दिल का भी कर लो तो अच्छाई में खूबसूरती भी आ जाएगी। आपके दिल का ख्याल करके ही तो निकाह के लिए रजामंदी दी थी। वो धीरे से बोली, निकाह ही तो अहम होता है, मगर तुमने छुप छुप कर निकाह को भी शजरे ममनुआ बना दिया है। एक झलक देखने को तरस जाता हूँ। ज़ाहिर का लहजा गंभीर हुआ। शफक के चेहरे पर महजूब सी मुस्कुराहट फैलने लगी। संजीदा और रिजर्व से ज़ाहिर का ये अंदाज उसके लिए दिलचस्पी का बाइस था और ज़ाहिर के लिए उसके चेहरे पर बिखरे रंग बहुत पुरकोशिश थे। वो बेखुद सा उसे देखता रह गया। इनकी इकलौती फूफो एक तवील अरसे बाद दुबई से पाकिस्तान सेटल हुई थीं। बड़ी अम्मी और छोटी अम्मी हफ्ता भर उनके यहाँ रहकर आई थीं और सभी लड़के लड़कियों को भी ताकीद की थी कि वो भी जाकर उनसे मिल आएं, मगर सब अपनी मसरूफियात में यूं घिरे हुए थे कि टाइम ना निकाल पाए। फिर एक साथ जाना उनकी अवलीन तमन्ना थी जो पूरी ना हो रही थी। क्या सोचती होंगी तुम्हारी फुप्पो, कैसे बेमुरवत भतीजे भतीजियां हैं। अम्मी ने कहा, तो उनके बच्चे कौन सा मुरवत वाले हैं। फुप्पो अकेली आई हैं, न बेटे को लाई न बेटी को। मनाहिल ने मुंह बनाकर कहा, मधिया तो एग्जाम्स में मसरूफ है और बेटा उसका बिजनेस टूर पर लंदन गया हुआ है। मंजली अम्मी ने बताया। हम भी फारिग थोड़ी हैं, टाइम मिलेगा चले जाएंगे। मनाहिल बोली। मनाहिल को तो ताहिरा कहती है कि मेरे पास छोड़ दो कुछ अरसे, डैडी गोया हुए, फरागत भी सिर्फ तुम्हें ही है। मनाहिल अच्छा है, रह आओ। अम्मी खुशी से बोली, नहीं भाई, हमारा दिल कैसे लगेगा इस चहकती मीना के बगैर। अपने घर की रौनक कम करनी है हमें। बड़े अब्बा भरपूर मोहब्बत से बोले। मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती बड़े अब्बा, मुझे आदत कब है अपनों से दूर रहने की। सच पूछें तो फूफो से इतनी उनसियत भी नहीं। कैसी बेवकूफ़ है, बिना सोचे समझे उगल जाती है। ज़रा जो ख्याल कर ले रिश्ते मर्तबा, वो तुम्हारी सगी फूफो हैं। हुमैरा बेगम तनक कर बोली। तो बड़े अब्बा कौन से सौतेले हैं? क्यों बड़ी अम्मी, मैंने गलत कहा? गलत सही छोड़ो, ये बात फूफो के सामने ना कह देना। वो तो हमारे यहाँ अपने बच्चों के रिश्ते करना चाहती हैं, क्या सोचेंगी? इस घर की लड़कियाँ ऐसी मुंहफट और बदतमीज़ हैं। मंजली ताई ने नरमी से समझाया। टीवी लाउंज में मौजूद सब लड़कियों के इस बात पर कान खड़े हो गए। तो मैंने ठीक कहा था कि फूफो की वापसी ऐसे ही नहीं हुई। इसरा ने शफक को देखा। बिल्कुल, औलाद जवान हो तो वालिदैन दयारे गैर से भागते हैं। लड़कों
के लिए बेवकूफ़ सीधी सादी लड़कियां ढूंढने और बेटियों के लिए भी बुद्धू किस्म के घर दामाद। वाकई, मगर फूफो रिश्ता किस लड़की का लेंगी? इसरा को नई फिक्र लाहक हुई। मनाहिल का ही ज़्यादा पूछती हैं जब भी मिले, और ये बहुत मासूम सूरत भी है। मेरा ख्याल है इसी को मांगेंगी। अमरीन ने पुरख्याल अंदाज में कहा। बदफाली ना निकाला करो, क्यों उनके नमूने नुमा बेटे से शादी करूं? मनाहिल तड़प कर बोली। नमूना तो वो बचपन में था, अब डिज़ाइन बन चुका होगा। शफक मुस्कुराकर बोली, जो भी बने, ऐसे बेढंगे बंदे का मैं मुंह ना तोड़ दूं जो मेरे ख्वाब देखे। हालांकि फूफो का रुझान हमेशा तुम्हारी तरफ ज्यादा रहा है, इसरा ने कहा। वो नाम तो ले मेरा, मैं जमीन और आसमान एक कर दूंगी। एक सेफ्टी पिन लेते हुए 100 नुक्स निकालती हूँ। नकाइस भरा बंदा आराम से कबूल नहीं कर सकती। वो तुड़क कर बोली, तो बेआरामी से कर लेना। वलीद ने उसे छिड़ा, जो गुस्से में उसकी पिटाई पर आमादा हुई। तुम लोग चुप हो जाओ वरना मैं एक आध का सर फाड़ दूंगी। उसे बेतहाशा गुस्सा आया। मनाहिल तुम्हारे लिए चाट रखी है, किचन के फ्रीजर में जाकर ले लो। अम्मी ने पुकारा। मनाहिल, मैं गोश्त गलने को चूल्हे पर रखाई थी, पानी खुश्क हो गया हो तो बता देना। इसरा ने उसे उठते देखकर मनाहिल से कहा। तकरीबन 10 मिनट बाद वो आवाज लगा रही थी, इसरा, अमरीन, किचन में झांक लो, गोश्त जल चुका है। वो भागती हुई पहुंची। मनाहिल मजे से प्लेट में चाट डाले खा रही थी और पतीली धुआं छोड़ रही थी। तुम इसे उतार कर रख भी नहीं सकी? अमरीन को बुरी तरह गुस्सा आया। तुम दोनों को बुलाया तो है उतारने के लिए, मेरे हाथ तो मसरूफ थे। वो प्लेट लेकर वहां से निकली। जॉब करने के शौक में मरी जाती है अम्मी से बहस कर करके, और घर का कोई काम करती नहीं, हड हराम। इसरा झुंझलाकर पतीली धोने लगी। जाहिर भाई खाना मांग रहे हैं। मनाहिल किचन में झांक कर गायब हो गई। कमीनी, अब नमक मिर्च लगाकर गोश्त जलने का बताकर आई होगी, और जाहिर भाई तबीयत साफ करने को तैयार होंगे। अमरीन क्लस कर बोली और फ्रिज खोलकर गोश्त का दूसरा पैकेट निकाल लिया। वलीद के दोस्त आए हैं, इनके लिए भी खाना बना लो। वो नई फरमाइश लाई। शट अप, गेट आउट। इसरा डोई उठाकर बोली। गोश्त जलने का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हो? किसने कहा था हंडिया चढ़ाकर नॉवल पढ़ने को? वो जोर से बोली तो इसरा ने डोई फेंक दी उसके ऊपर। मनाहिल तो भाग गई। डोई किचन में आते जाहिर को लगी। बहुत खूब, पढ़ने के बजाय मार्शल आर्ट सीख रही हो, और किचन में रिसाले क्यों लाती हो तुम लोग? सारे औसाफ निराले हैं, मजाले ढंग से कोई काम कर लो। छोटी अम्मी बोलती आ रही थी खाना जलने की इत्तला पाकर। अम्मी, मैं जरा लाउंज में गई थी, मनाहिल से कहा था वो देखकर बता दे पानी खुश्क हुआ कि नहीं। इसरा सफाई देने लगी। दिमाग तो तुम्हारा खराब है, वो बच्ची है, उसे क्या पता था जो तुम्हें बताती? जाहिर ने मनाहिल की तरफदारी में कहा। मेरी हम उम्र है, बल्कि मुझसे 1 महीना बड़ी। इसरा बच्ची कहने पर गुस्सा खाते बची। देख ले भाई, मुझे बूढ़ी बना रही है। मनाहिल मजलूम बनी। ठीक कह रही है, वो इतनी भी बच्ची नहीं कि फीडर चूसती फिरो। दिमाग दुरुस्त कर लो अपना, वरना आगे जूतियां खाओगी। अम्मी गुस्से से बोली। वो खफा होकर चली आई अपने कमरे में। मनाहिल इंटरव्यू के लिए मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस पहुंच चुकी थी और वेटिंग रूम में अपनी बारी की मुंतजिर थी। इंटरव्यू के लिए आई तमाम लड़कियां मॉडर्न और एक से बढ़कर एक थीं। इनकी तैयारी देखकर मनाहिल को यूं महसूस हो रहा था वो सब जॉब के लिए नहीं बल्कि दिखावे के लिए आई हैं। जॉब के लिए क्वालिफिकेशन MBA, MSc, MCS थी, और मनाहिल अंदाज़ा लगा चुकी थी कि मज़कूरा तालीमी मयार पर तो शायद 1-2 ही पूरी उतरेंगी। बाकी सब ने सिर्फ मॉडर्न अंदाज और अतवार सीखे हैं, स्कूल कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी। मनाहिल का नाम पुकारा गया तो धड़कते दिल के साथ फाइल उठाकर वो ग्लास डोर खोलकर ऑफिस के अंदर कदम रखते ही रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे यंग और डैशिंग से बंदे को देखकर उसे अचंभा हुआ। शायद मैं गलत जगह पर आ गई हूँ, ये महसूस करके वो मुड़ने लगी। मिस मनाहिल, प्लीज़ कम इन की आवाज़ पर वो हैरत से मुड़ी। इंटरव्यू नहीं देना आपको? सामने बैठे बंदे का अंदाज सवालिया था। देना है, मगर इंटरव्यू कौन ले रहा है? वो हैरत से बोली। मैं और मेरे मैनेजर आफाक सईद साहब ले रहे हैं। रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा शख्स उसे गौर से देख रहा था। आप हैं इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर? उसकी हैरत और बेयकीनी पर MD साहब के संजीदा से चेहरे पर तबस्सुम आया। आपको शक है कोई? एंड प्लीज सिट डाउन, शास्ता लहजे में कहा गया। मनाहिल बैठ गई। वो उसके फाइल लेकर डॉक्यूमेंट्स बगौर मुलायजा करने लगा। ये तो बिल्कुल यंग है, इतनी कम उम्र और सोबर से MD भी होते हैं, कमाल है। मनाहिल आराम से जायजा लेने में मसरूफ थी। उसकी एजुकेशन डिमांड्स और तरजीहात से मुतल्लिक कुछ सवालात करने के बाद वो संजीदगी से बोले थे। ये जॉब आप क्यों करना चाहती हैं, जबकि आपके वालिद साहब खुद बहुत बड़े आदमी हैं? मेरे ख्याल में तो पैसा आपकी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। अगर शौक का कह दिए तो फिर ये भी मुझे यहीं से चलता कर दें, ये मजबूरी कह नहीं सकती। मनाहिल ने सोचा और धीरे से पलकें उठाई। मैं ये ना बताना चाहूँ तो हमारी तसल्ली नहीं होगी। मेरे लिए ये जानना ज़रूरी है कि आप किस बिना पर जॉब के लिए आई हैं, ताकि आपको कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। वो प्रोफेशनल लहजे में बोले। इसका मतलब है सियासी जवाब दो।
مناہل نے گہری سانس لی۔ میری تعلیم کا تقاضا ہے کہ میں اسے عملی طور پر آگے بڑھاؤں۔ بہتر کوالیفائڈ ذہن آپ کی ضرورت ہے تو اچھا، میری خواہش شوق اور ضرورت باہم ہو تو ایک اچھی چیز وجود میں آتی ہے۔ مجھے اپوائنٹ کر کے آپ پچھتائیں گے نہیں۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چمکی۔ اٹس آل رائٹ، آپ اتنی پر اعتماد ہیں تو ذرا انتظار کریں، میں مشورہ کر کے 10 منٹ بعد آپ کو رزلٹ سے آگاہ کرتا ہوں۔ مناہل اس بات میں سر ہلا کر واپس ویٹنگ روم میں آ گئی۔ اس کے بعد کسی اور کو نہ بلایا گیا تو چائے مگوئیاں شروع ہو گئی۔ سفارش لگتی ہے، ضرور اسی کو سلیکٹ کیا گیا ہے، اسی لیے تو یہ واپس جانے کے بجائے دوبارہ آ کر بیٹھ گئی ہے۔ مناہل بظاہر آنکھیں موندے گم تھی، مگر یہ چپتی کڑوی آوازیں اس کی سماعت کو محسوس کر رہی تھیں۔ 10 منٹ بعد اسے دوبارہ آفس میں بلا لیا گیا اور تمام لڑکیوں سے کہہ دیا گیا کہ وہ جا سکتی ہیں، مزید انٹرویوز کی ضرورت نہیں، سلیکشن ہو چکی ہے۔ سب کے منہ لٹک گئے اور وہ آگے چلتی مناہل کو خونخوار نظروں سے دیکھنے لگی۔ مبارک ہو، آپ سلیکٹ ہو چکی ہیں۔ پہلے 3 ماہ آپ کو 7,000 سیلری ملے گی، اس کے بعد آپ مستقل ہوں گی تو 10,000 پیمنٹ، اور 6 ماہ بعد 500 یا 1000 کا اضافہ کارکردگی کی بنا پر ہوگا۔ تھینکس سر۔ اس کے چہرے اور لہجے میں خوشی ایک ساتھ جھلکی۔ مس مناہل، ایک بات اور، مہینے میں سنڈے کے علاوہ آپ صرف 2 چھٹیاں کر سکتی ہیں، وہ بھی کسی ایمرجنسی کی صورت میں۔ آئی ڈونٹ مائنڈ سر، مناہل سکون سے بولی۔ فرسٹ ویک تو مس نورین جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے آپ کے ساتھ ہیلپ کروائیں گی اور گائیڈ لائن فراہم کر دیں گی۔ 2nd ویک تک آپ کام کو سمجھ جائیں گی تو خود جاب سنبھالیے گا۔ کسی الجھن یا پریشانی کی صورت میں سیدھی میرے پاس آئیے گا، کہیں غلطی ہو تو چھپانے کی کوشش مت کیجیے گا بلکہ میرے علم میں لائیے گا۔ یہ اعتماد اور یقین کا معاملہ ہے۔ آفس کے ڈسپلن کے ساتھ چیک اینڈ بیلنس ٹھیک رہے گا اور آپ کی جاب کی کامیابی کے لیے یہ ضروری بھی ہے۔ ناؤ یو کین گو۔ وہ اب فائل کھول کر اس کی طرف سے توجہ ہٹا چکا تھا۔ شخصیت کے ساتھ بولنے کا انداز اور لہجہ بھی شاندار تھا۔ کتنی نفاست ہوتی ہے بعض لوگوں میں، اگر وہ کہیں موجود ہوں تو ان کے اندر باہر کی خوبصورتی چھن چھن کر اپنے اعتراف کے ماحول کو بھی نفیس اور متاثر کن بنا دیتی ہے۔ مناہل نے کنکھیوں سے بے نیاز بنے شاہ رخ ہاشمی کو دیکھا اور آفس روم سے باہر نکل آئی۔ جاب کا پہلا دن تھا اور مناہل کے لیے اچھا خاصا مسئلہ بن گیا تھا۔ اتنے ڈھیر سارے کپڑے دیکھ لینے کے بعد بھی کوئی اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ اسرا اور اس کے قد میں حد درجہ مماثلت تھی تو جسامت بھی ایک جیسی تھی، مگر اسرا اسے اپنے سوٹ پہننے کی اجازت دینے سے انکاری تھی۔ بقول اسرا کے یہ میرا ہر سوٹ پہلی بار پہن کر ہی برباد کر دیتی ہے، میں بغیر پہنے حسرت سے دیکھتی رہ جاتی ہوں۔ ظاہر بھائی اور ولید جتنے اچھے ہیں تم اتنی ہی بری ہو۔ مناہل ہنسی۔ تم اس کی منتیں کر رہی ہو؟ میری وارڈروب میں پریس شدہ اتنے ڈریس لٹک رہے ہیں، وہاں سے کوئی پہن لو۔ شفق کو ترس آیا۔ تمہارا سوٹ پہننے میں خطرہ ہے، ظاہر بھائی تمہارے دھوکے میں مجھے ہی نہ پکڑ لے۔ وہ بے ساختہ بولی تو بڑی امی اور رخسانہ بیگم کو کھل کر ہنسی آئی۔ بدتمیز، بولتے ہوئے سوچ بھی لیا کرو، جو منہ میں آتا ہے بکے جاتی ہو۔ شفق خجل ہوئی۔ پھر کافی دیر بحث کے بعد اسنا نے شفق کا سوٹ پہننے پر اسے راضی کر ہی لیا، جو ظاہر نہیں شفق کو گفٹ کیا تھا اور اس نے پہنا نہیں تھا۔ شفق، یہ تو بالکل میرا لگ رہا ہے، وہی فٹنگ وہی ناپ۔ مناہل تیار ہو کر ان کے سامنے آئی۔ تمہاری بڑی بھابھی ہے، نام لے کر نہ بلایا کرو، امی نے ٹوکا۔ امی، آپ تو بس ٹوکتی رہا کرے۔ وہ چڑ کر مری۔ مناہل، میں نے ظاہر سے کہہ دیا ہے تم اس کے ساتھ آفس چلی جایا کرنا۔ ڈیڈی کے کہنے پر وہ اب ظاہر کا انتظار کرتے اس کے بیڈ روم میں چلی آئی۔ واش روم کا بند دروازہ بتا رہا تھا کہ وہ باتھ لے رہا ہے۔ مناہل بڑے ریلیکس سے انداز میں گلاس ونڈو کا پردہ ہٹا کر لان میں کھلے پھولوں کو دیکھنے لگی۔ واش روم سے نکل کر وارڈروب کا رخ کرتا ظاہر ٹھٹک کر رکا، کھڑکی کی سمت منہ کیے کھڑی۔ یقیناً اسے شفق لگی تھی، مستعد یہ کہ وہ اس کا لایا ہوا سوٹ پہنے ہوئے تھی۔ ظاہر خوشگوار سے احساسات میں گھرا، نزدیک آیا اور بڑے استحقاق سے اس کے گرد بازوں کا حصار باندھا۔ مناہل ایک پل تو اس حادثے پر ہکا بکا رہ گئی، پھر تیزی سے مڑ کر بنا ظاہر کو دیکھے خود کو چھڑوانے لگی۔ شفق، پلیز مجھے دیکھنے تو دو، کیسی لگ رہی ہو؟ ظاہر نے کہا تو مناہل کو احساس ہوا وہ اسے کیا سمجھ رہا ہے، کہیں محبت کا یہ مظاہرہ عملی نہ ہو جائے۔ مناہل سوچتے ہی خود کو چھڑانے کی کوشش چھوڑ کر آرام سے بولی، ظاہر بھائی، میں مناہل ہوں۔ ظاہر تڑپ کر پیچھے ہوا تو اسے بہت ہنسی آئی۔ ویسے مجھے اتنا پتا تو چل گیا کہ شفق آپ کو دیکھ کر چھپتی کیوں ہے۔ شٹ اپ، وہ اسے گھور کر بولا۔ تم میرے بیڈ روم میں کیا کر رہی ہو؟ اس بار وہ غصے سے کہہ رہا تھا۔ آفس جانا ہے مجھے آپ کے ساتھ تو لاؤنج میں انتظار کرتی، مجھے کمرے سے نکل کر ہی گاڑی تک پہنچنا تھا۔ جھنجھلاہٹ اس کے لیے لہجے سے نمایاں تھی۔ آپ اتنا غصہ کیوں دکھا رہی ہیں؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، اس نے معصومیت سے کہا۔ جو کنفیوژن پیدا کیا ہے وہ کم ہے۔ ظاہر نے اس کا کان پکڑا۔ یہ سب شفق کی کارستانی ہے، اس نے مجھے آپ کا گفٹ کردہ سوٹ پہن کر جانے کو کہا تھا، ویسے ہوا تو کچھ نہیں، آپ پریشان کیوں ہیں؟ بظاہر لاپرواہ انداز پر وہ ظاہر کو چڑچڑانے پر مجبور کر رہی تھی۔
میں پریشان نہیں متاثر ہوں، تمہاری مینٹل اپروچ واقعی ناقص ہے۔ خیر چلو کار میں بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ ظاہر پرفیوم چھڑکنے لگا۔ مناہل جاب پر سیٹ ہو گئی تو آہستہ آہستہ شاہ رخ ہاشمی کے لیے بھی اس کے دل میں جگہ بننے لگی۔ اس کی نظریں کام کے دوران گلاس ڈور کے پار آفس کی ریوالونگ چیئر پر بیٹھے شاہ رخ ہاشمی پر ٹکی رہتی۔ انٹرکام پر آفس طلبی کے دوران بھی وہ بات کم توجہ شاہ رخ ہاشمی پر زیادہ دیتی۔ یہ نہیں کہ اس نے مرد دیکھے نہیں تھے، وہ NCA سے پڑھی تھی، یہاں اچھے چہروں کی بہتات تھی، مگر شاہ رخ ہاشمی صرف گڈ لکنگ اور ہینڈسم ہی نہیں تھے، دراز قد اور خوبصورت خد و خال مردانہ وجاہت کی نشانی تھے۔ وہ ان وجاہتوں سے مالا مال ہونے کے ساتھ بہت زیادہ متاثر کن لب و لہجے کے مالک بھی تھے، اور وہ دوران گفتگو ان کی ڈریسنگ سٹائل سے لے کر ہر چیز پر توجہ دیتی، سوائے اس بات کے کہ جو کہنے کے لیے وہ اسے بلاتے تھے اس وقت بھی وہ ان کے دلکش لہجے میں گم تھی۔ اس نے بے ساختہ کہا تھا، سر ایک بات کہوں؟ ہاں کہو۔ وہ متوجہ ہو گئے۔ سر آپ FM 100 پر ٹرائی کریں، آپ کی آواز اور بولنے کا انداز بہت دل چھو لینے اور چھا جانے والا ہے۔ ان کے چہرے پر امڑ آنے والی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ اس بات کو انہوں نے خاصا انجوائے کیا ہے۔ میں آلریڈی FM 100 پر 3 آورز کا انگلش پروگرام پریزنٹ کرتا ہوں۔ I am SR ہاشمی۔ آر یو سیریس سر؟ وہ اچھلی تو پڑی۔ یقیناً 100%۔ وہ بدستور مسکرا رہے تھے۔ سر مجھے اب پتہ چلا کہ آپ کی آواز اتنی آشنا کیوں لگتی ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی آپ کو کام میں؟ وہ بزنس ٹاکنگ پر پلٹے۔ نو سر، ہو بھی تو میں چھوٹے موٹے پرابلمس خاطر میں نہیں لاتی، چھوٹے موٹے پرابلمس کو واقعی خاطر میں نہیں لانا چاہیے، لیکن اگر یہی چھوٹے نظر آنے والے پرابلم بڑھ کر بڑے پرابلم کی شکل اختیار کر لیں تو نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی تکلیف دہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے حد درجہ سرد انداز پر وہ چونکی۔ صبح سے یہ تیسری فائل میرے پاس آئی ہے جو آپ نے غلط فل کی ہے۔ اتنی مشکلوں سے حاصل کردہ ٹینڈر ہمارے ہاتھ سے نکالنے کا پورا بندوبست کر دیا ہے۔ اگر آپ خود کو ایزی فیل نہیں کر رہی تو چند دن ریسٹ کر لیں، لیکن کام میں کوتاہی قابل برداشت نہیں ہے۔ آئی ایم سوری سر، پلیز آپ یہ فائل دے دیں، میں درست کر لیتی ہوں۔ آفاق صاحب کو بھجوائیں، وہ دیکھ لیں گے، اور آپ 2 دن لیو کر لیں۔ مجھے کام میں آپ کا مکمل دھیان چاہیے۔ مناہل ڈھیلے قدموں سے اٹھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر شاہ رخ کو اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہوا، تاہم وہ سر جھٹک کر آفاق صاحب کو فائز دینے لگا۔ مناہل نے ان کے مشورے پر چھٹی کر لی تھی۔ اگلے دن ہال کمرے میں اس وقت گول میز کانفرنس جاری تھی۔ ہاشمی لاج کے وہ تمام بڑے جنہیں نوجوان پارٹی کے والدین ہونے کا شرف حاصل تھا اس کانفرنس کے ممبرز بنے ہوئے تھے۔ اکلوتی پھپھو صالحہ مشیر خاص تھیں اور ہر رشتے کو فائنل کرنے میں ان کی رائے اور مشورے کو خصوصی اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا تھا۔ یہ وہ سرخی تھی جو ہاشمی لاج کی ملازمہ خاص اختری بی بی نے ینگ جنریشن کی منتوں پر آؤٹ کی تھی۔ اگر ہماری قسمت گھر کے نکمے لڑکوں سے جوڑنے کی کوشش کی گئی تو تم سب سن لو۔ اسرا نے دانت کچکچاتے ہوئے پھر سے کانپتی ہوئی آواز میں چند گہرے سانس لیے، پھر ایک عزم سے سر اٹھا کر سب کو دیکھا۔ اسرا کے کمرے میں ڈیرا جمائے جوان پارٹی کے سب چہرے سانس روکے اس کی بات مکمل ہونے کے منتظر تھے۔ میں انتہائی صبر و شکر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس فیصلے پر سر جھکا دوں گی۔ جو ہی بات مکمل ہوئی، شفق نے اس کی انتہائی بے تکی بات پر بے مزہ ہوتے ہوئے اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ باقی لڑکیاں اس کی اصلی سرنڈر کرنے والی عادت پر لان تان کرنے میں مصروف تھیں۔ اس کو چھوڑو، میرا سوچو۔ یہ جو پھپھو ہر وقت مجھ پر آ کر بے تحاشا پیار جتاتی ہیں، مجھے تو اپنی خیریت خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ مناہل نے سیز فائر کروا کے نیا مسئلہ زیر غور رکھا۔ ہائے، مناہل پھپھو کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی ایسا کہ جیسے سب شاؤ کہتے ہیں، کوئی سیدھا نام تک نہیں لیتا۔ اسرا کے کہنے پر مناہل کے چہرے پر مزید بے چارگی پیدا ہو گئی۔ اور پھپھو کی ایک بیٹی بھی ہے جس کو سب مدھو کہتے ہیں۔ اس مدھو کے ساتھ میرا ٹانکا نہ لگ جائے، واری صدقے تو وہ میرے بھی جاتی ہے۔ علی کو بھی بروقت خطرے کی بو آنے لگی۔ پچھلے سینکڑوں سالوں سے بوسیدہ رسم و رواج میں ہمارے جیسے معصوم لوگ جکڑے آئے ہیں، لیکن یہ کمپیوٹر کا دور ہے۔ اب ہم سب کو مشترکہ طور پر اس ظلم کو روکنے کے لیے علم بغاوت بلند کرنا ہے۔ بولو، اس نیک کام اور عملی جہاد میں کون کون مجاہد شریک ہوگا؟ ولید سب کے درمیان کھڑا چیلنج کرنے والے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ تم بازو اوپر ہو گئے، تمام بازو اوپر ہو گئے۔ اب اس سازش کو بے نقاب کرنے اور اس کے سدباب کا سوچو۔ علی نے ایجنڈے کا پہلا نقطہ سامنے رکھا۔ ہم چونکہ نازک اندام قوم سے ہیں، اس لیے یہ کام تم مرد لوگ ہی کرو۔ امرین نے اپنی فربا وجود کو صاف طور پر نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ولید سنبھالو، میں حیرت سے بے ہوش نہ ہو جاؤں۔ ولید اس کے پہلو میں گرا۔ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ امرین نے اسے گھورا۔ اس کے سامنے آئینہ رکھو تاکہ اسے یاد رہے کہ اس کے وجود نے کتنا رقبہ گھیرا ہوا ہے۔ علی نے فکرہ اچھالا۔ اس اجلاس کا پہلا اصول یہی ہے کہ تمام شرکا
अपनी बारी पर बात करेंगे। साहिब सदर की इजाज़त के बगैर कोई दूसरा शख्स दखल दर माकूलात का हक नहीं रखता। वलीद ने कॉलर खड़े करते हुए सबको जहन नशीन करवाया। कोई बात नहीं, इस वक्त चूंकि उम्र के लिहाज से तुम हम सबसे सीनियर होने की बिना पर इस ओहदा सदारत पर फाइज हो, इसलिए हम ये हुक्म मानने पर मजबूर हैं। 2 घंटे बाद हम इस गासबाना सदारत के खिलाफ अदम इत्तमाद का मुत्तफिक का फैसला पास कर देंगे। वसीम ने दिल की भड़ास निकाली, जिस पर वलीद ने महज घूरने पर ही इक्तफा किया। हवेली के किसी बंदे को कोई हुकूमती ओहदा तो नहीं मिल गया जो हर तरफ इजलास की बातें हो रही हैं। चाय के खाली बर्तन किचन की तरफ ले जाती अख्तरी ने सोचा और दूसरे लम्हे इसरा के कमरे में घुस गई। इसरा बीबी, एक बात सुन ले, आपकी हवेली का कोई भी बंदा सदर बने, ऐवान सदर के किचन की ड्यूटी मेरी होगी। दायां हाथ कमर पर टिकाए, बायां हाथ हवा में नचाते हुए वो तड़ से बोली थी, हाय मरना जाऊं इस सदाए हक पर। अख्तरी बीबी, तुझे तो अपने ज़ाती किचन की जिम्मेदारी सौंप दूंगा बगैर सिफारिश और याद दहानी के। बोल, कबूल है? जाहिर ने दाएं आंख मीच कर इन लोगों को कुछ इशारा किया और अख्तरी को देखा, जो बेयकीनी से बोली, सच कह रहे हो जाहिर बाबू? सच, तुम्हारी कसम। जाहिर ने ज़रा सा आगे झुककर आशिकाना अदा से कहा, हाय अल्लाह, आप तो बड़े दिल वाले हो। सच कहते हैं, प्यार किया तो डरना क्या? लहक लहक कर बोलती अख्तरी को देखकर सबके कह के छूट गए। तुम नमक हराम, ज़रा मौका मिलने की देर थी और फिसल गई। हवेली के हैंडसम और क्वालिफाइड लड़के तुम जैसी चमारियों के लिए ही तो रह गए हैं। शफक के हाथ में भारी भरकम नावल था और गरीब अख्तरी की हाय वाय। इसरा और मनाहिल ने अख्तरी को बाहर भगाया और जाहिर को कड़े तेवरों से घूरा, जो कंधे उचकाते हुए बेनियाजी से हंसता जा रहा था। अगर तुम लोगों ने इस गैर सियासी इजलास में खालिस सियासी हरकतें जारी रखने का तहिया कर रखा है तो मैं इस इजलास की नाकामी का ऐलान करने पर मजबूर हो जाऊंगा। वलीद ने इसरा का लंबी हील वाला जूता उठाकर दीवार पर मारकर खड़ाक की आवाज़ के साथ ऐलान किया तो सब सीधे हो गए। जाहिर और शफक वहां से जा चुके थे। मेरा ख्याल है इस फजूल डिस्कशन से बेहतर होगा कि हम में से कोई एक हिम्मत करके गोल कमरे के अंदर की तमाम रिपोर्ट चुरा लाए। अमरीन ने कहा, तुमने ज़िंदगी में पहली बार अकल की बात की है, लेकिन मसरूफियत की वजह से मेरे पास दाद देने का वक्त नहीं है, लिहाजा मौका मिलने पर फरीज़ा अदा होगा। वलीद उसकी बात सुनकर बोला। तभी इसरा की चीख उभरी, मिल गया मिल गया। क्या मिल गया? सब उसके गिर्द जमा हो गए। वो मेज़ जिस पर चढ़कर तुम में से कोई हिम्मत वाला इस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की खुफिया रिपोर्ट आउट करेगा। इसरा ने इसरा के कमरे में रखी स्टडी टेबल की तरफ इशारा किया और लड़कों को देखा। कज़न साहिबा, ये मेज़ गोल कमरे के रोशनदान से ज़्यादा नीची है, 10 फुट की सीढ़ी का इंतज़ाम भी करो। वसीम ने आंखें सिकड़ते टेबल को देखा। सीढ़ी का इंतज़ाम हो जाए तो मुझे बेखबर ही रखना, तुम्हें मालूम है मैं खासा कम हिम्मत हूँ। अली ने पेशगी कहा तो लड़कियों के साथ साथ लड़कों ने भी उसके मर्द होने पर गैरत दिलाई। तुम लोग कुछ भी कह लो, मैं इस वक्त बल्कि आज का पूरा दिन गैरत प्रूफ हूँ। वो मज़े से बोला, उसका रिश्ता मधु से हो या शधू से, हमें क्या। सब ने उसकी बेगैरती पर उसे मिशन से खारिज कर दिया और वलीद को ये काम सौंप दिया। यार देख लो, खासी तारीखी सीढ़ी है, कहीं मैं इसका शिकार ना हो जाऊं। वो चढ़ने से कबल मुसलसल फिक्रमंदी का शिकार था। कुछ नहीं होता, तुम हौसला करो, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। वसीम ने उसके कंधे को थपका। वो पहला पाँव उठाकर एक बार फिर इन्हें देखने लगा। सच बिल्कुल टॉम क्रूज लग रहे हो, बहादुर, हैंडसम और जीदार। इसरा के कहने पर वलीद ने फौरन सोचा, हैरत है, कुछ देर पहले तक तो मैं वलीद था, अब टॉम क्रूज। उसका मतलब मैं दुनिया का हैंडसम तरीन मर्द हूँ। ये मार का सर कर लूँ, फिर तफसील से आईना देखूंगा। यहीं खड़े खड़े हॉलीवुड में नहीं पहुँच जाना। अगर पहुँच चुके हो तो शूटिंग करवा कर वापस आ जाओ होश की दुनिया में। वलीद के झुंझलाकर बोलने पर वो तेज़ी से सीढ़ियाँ तय करने लगा। आखिरकार रोशनदान तक पहुँचकर उसने चेहरा मोड़ा और हाथ से विक्ट्री का इशारा किया, नारे तकबीर। वसीम ने ज़ोर से कहने की कोशिश में मुंह खोला तो बरामदे से गुजरते जाहिर का मजबूत हाथ उसके मुंह पर सख्ती से जम गया। इस वक्त तो महाज जंग पर नहीं, हाशमी लॉज में खड़ा है, लिहाजा जज्बात को शर अंगेज नहीं सब्र अंगेज बना मेरे बच्चे। हाथ हटाकर वो मध्यम मगर सख्त अंदाज में बोला, बता तो सही हो क्या रहा है? तुम तो रोशनदान में ही रह गए, यहीं पर इत्तकाफ करने का इरादा तो नहीं बन गया? इसरा ने बेसब्री का मुजाहरा करते हुए कुछ देर बाद उसे डंडे से हिलाना शुरू कर दिया। हद्दे अदब गुस्ताख लड़की, नजर नहीं आ रहा कि वो चिल्ला खास में मसरूफ़ है। वलीद ने आंखों में खुमार भरते हुए लहजे को दबंग बनाया, जबकि वलीद सब्र का इशारा कर रहा था। अब वो इशारे से बता रहा था कि इसरा और वसीम की बात हो गई है। वो दोनों बेसाख्ता एक दूसरे को घूरने में मसरूफ़ हो गए। मेरा गौर से सुनना, मनाहिल ने दुहाई दी, मेरा इस कागज़ पर लिख दो। अमरीन ने पेंसिल में कागज़ फंसाकर वलीद को के चेहरे पर फेंकी, जो सीधी उसकी नाक पर लगी। वलीद ने खा जाने वाले अंदाज में उसे देखा, फिर कागज़ पर 2 नाम लिखकर नीचे फेंक दिया, जो इसरा ने उठाया। हाय मर गई, इतना दुख तो कश्मीर के इंडिया में मिलने पर भी ना होगा जितना इस फैसले का है। सब्र कर मेरी बहन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसरा ने बाकायदा
गले लगकर ताज़ियती फ़र्ज़ निभाया। मुझे दिखाओ तो। मनाहिल हाँपी। इसरा ने आंखों पर बाजू रखकर दूसरे हाथ से कागज़ उसे थमाया। मनाहिल शाऊ। ओ नो! उसने फलक शिकाफ चीख मारी। वलीद के हलक से भी इस लम्हे चीख का नज़ुल हुआ और दूसरे लम्हे वो कॉरिडोर के ठंडे फर्श पर सीढ़ी से महक पड़ा हाय हाय कर रहा था। गोल मेज कॉन्फ्रेंस खतरे का अलार्म सुनते ही बर्खास्त हुई और तमाम मेंबरान बरामदे में खड़े सीढ़ी के नीचे दबे वलीद को हैरत से देख रहे थे, जो सबके भाग जाने पर कराने के साथ गालियां भी दे रहा था। तुम क्या कर रहे थे इधर सीढ़ी लेकर? चचा ने उसे उठाते हुए गुस्से से पूछा। जासूसी कर रहा था। आपको ये मेज और रोशनदान दिखाई नहीं दे रहा? उसके मुंह से जल्दबाजी में सच निकला था, जिसके नतीजे में ताया जान ने अपने जख्मी सपूत को इंतहाई तैश में घुरा। अगर ऐसी जान तोड़ मेहनत पढ़ाई के मैदान में कर लेते तो अब तक एमफिल ना क्लियर कर लेते। गुज़िश्ता 4 सालों से मुसलसल फेल हो रहे हो। देखने अम्मी अब्बू को मेरी तकलीफ का एहसास नहीं और ताने दे रहे हैं। अगर मैं मरमरा जाता तो? उसके शिकवा किना आंखों में ऐसी यासियत उतरी कि बड़ी अम्मी ने नहायत शिकायती अंदाज से अपने शौहर को घूरा और बेटे की बलाएं लेनी शुरू कर दी। छोटी चची और मंजली चची उनसे भी 2 हाथ आगे थीं। ज़रा सी देर में सब उसे दबाने और कुछ न कुछ खिलाने में मसरूफ़ थीं और वो सब चोर पैर की बिल्ली की तरह चक्कर काट रहे थे। तुम लोगों ने जो गद्दारी दिखाई है ना, अब इसका नतीजा भुगतने को तैयार रहो। वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। शफक ने सबको लिताड़ा। मेरे घबरू भाई को जिस तरह जख्मी हालत में छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागे हो, मैं ये जुर्म कभी माफ़ नहीं करूंगी। इसरा ने मजमूई तौर पर सबको और खसूसी तौर पर वलीद को घूरा। हम इस फैसले में तुम्हारे हम कदम हैं। लड़कियों ने उसके हाथ पर हाथ रखे। तुम घटिया लड़कियां पार्टी को तकसीम कर रही हो। खुद तो हमसे भी पहले भागी थी जैसे जलजला आ गया हो। वसीम ने इनके तोता चश्मी पर दांत पीसे। रुक भी जाती तो हम इसे कैसे उठाती? कहाँ वो तवाना मर्द और कहाँ हम शाख जैसी लचकदार लड़कियां। अमरीन के कहने पर अली बेसाख्ता बोला, तुम चुप रहो, दो मन की धो मन। खुद को स्मार्ट कहकर सदमे से मेरा हार्ट फेल ना करवा देना। एक तो मौका महल देखे बगैर तुम लोग अपनी लड़ाइयाँ शुरू कर देते हो। चलो उठो, वलीद की खैरियत पूछने चले। इसरा ने कहा तो वो खड़े होने लगे। कहीं बेइज्जती ना कर दे हमारी गद्दारी पर। वलीद ने कहा, अरे खुद वो कौन सा वफादार है, हर मंसूबे के एंड में दगा दे देता है। आज पहली बार अगर हम उसे गलती से छोड़ गए तो क्या हुआ? अली ने इनकी पस्त होते हौसले बुलंद किए। यकीन करो वलीद में हरगिज़ ना भागता अगर डैडी की 2 दिन पहले वाली डांट ताज़ा ना होती दिमाग में। वसीम ने अपने वालिद के गुस्से का हवाला दिया। और मेरा तो पता ही है तुम्हें कि मेरा दिल बड़ा नाजुक है। दोस्त हो या दुश्मन किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। सिर्फ इसलिए तुझे छोड़ गया था। अली ने भी खुद को बचा लिया। मैं इस मंसूबे में शामिल नहीं था, इसलिए मेरा कोई कसूर बनता ही नहीं। ज़ाहिर आराम से बोला। रह गई लड़कियां तो ये वैसे ही सितमज़दा मखलूक हैं, इनको तो तुम माफ़ी रखो। वसीम ने सिफारिश की। वो सब इतनी देर से भांत भांत की बोलियां बोले जा रहे थे, मगर वलीद बिल्कुल चित लेटा छत को घुरे जा रहा था। चोट ने दिमाग पर तो असर नहीं कर दिया। ये तो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। उसकी बेतौजी पर तुम्हारे असर होगा जब पता चलेगा तुम लोगों की किस्मत किस किस के साथ फोड़ी जा रही है। वलीद ने बदस्तूर छत को घूरते हुए पुर इसरार अंदाज में कहा। तो सब एक ही जस्त में उसके बेड पर चढ़ गए पूछने के लिए, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं बताना। याद है अभी कल ही मैंने 2000 उधार मांगे थे, मगर तुम फौरन तोता चशम बन गए थे। उसने अली को परे किया। लो, मैंने इनकार थोड़ी किया था, इस वक्त मेरे पास थे नहीं। ये लो पूरे 2500 हैं, रख लो। अली ने फराग दिली का मुजाहरा करते हुए वॉलेट खोलकर रकम उसे दी, जिसे अच्छी तरह जांचने के बाद वलीद ने जेब में डाल लिया। फिर वसीम को देखा। लास्ट वीक वो तुम ही थे ना जो मुझे अपनी नई पैंट देने से इनकार कर रहे थे? नहीं यार, मेरी एक क्या, सभी पैंट्स तुम्हारी हैं। वो झट बोला। तुम जैसे बेमुरवत आदमी से कुछ बैद नहीं। सियासतदानों की तरह कब साहब का बयान से मुकर जाओ। पहले सब पैंट्स लाकर मेरी वार्डरोब में रखो। मरता क्या ना करता के मजाक वसीम नई पैंट्स लाकर वार्डरोब में रखने लगा। तुम मुझसे अपना उधार वापस मांगती रहती हो, मेरा तुम्हारा झगड़ा है। इसरा को कहा तो उसने तमाम उधार फौरन माफ़ कर दिया। याद रखना, तुम्हारे कपड़े हमेशा मैं ही इस्त्री करती हूँ। मनाहिल ने बर वक्त याद दिलाया। और जब भी तुम्हारे दोस्त आए तो सबके इनकार करने पर खातिर तवाज़ा अमरीन को भी याद आ गया। गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए मुझसे कहकर इनको फ़ोन तक मिलवाते हो। इसरा ने भांडा फोड़ा तो सबने उस मसले को भी पहले छोड़कर पहले से ज़ेरे गौर मामले को ही निपटाने का सोचा। पहले तुम सब मेरे दुख पर मुश्तरका ताज़ियत करो। वलीद ने ज़ाहिर के शाने पर सर कर अफसरदगी से कहा तो सब हमदर्दाना अंदाज में तसल्ली देने लगे। कुछ करो, मैं इस दो मन के धड़कों को हरगिज़ कबूल नहीं कर सकता, जिस दुनिया में सवाए खाने और सोने के तीसरा कोई काम ही नहीं आता। वलीद ने जैसे ही अमरीन की तरफ इशारा किया तो सबको उसके गिरने की वजह समझ में आ गई। तो खामखा जज्बाती हो रहा है तू यार, स्मार्ट लड़कियां भी शादी के कुछ अरसे बाद मोटी हो जाती हैं। ज़ाहिर ने तसल्ली दी। आप कह सकते हैं इतनी स्मार्ट और हसीन लड़की जो पहले बुक कर चुके हैं। वलीद बोला, जो सज़ा तेरे लिए मुंतखब की गई है उस पर तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी गिरता तो ताजुब ना होता।
तो फिर गोश्त पोस्ट का इंसान है। अली ने मसनूई आंसू साफ किए। अमरीन खुद को तंज का निशाना बनते देख चुपके से उठकर चली गई थी। अली के लिए फुफ्फो की मधिया उर्फ मधु इसरा का मुझे इल्म नहीं, शायद वसीम के साथ है और मनाहिल फुप्पो के शाहू के साथ मंसूब होगी, इसने बताकर एक सर्द आह भरी। अली और मनाहिल ने सदमे से एक दूसरे को देखा और मदद की यकीन दहानी कराई। तुम अपना दुख ना करो, मुझे देखो, सबसे हैंडसम लड़के को अमरीन मिल रही है। मोटापे ने जिसकी बेकशिश और बेरंगी में कई गुना इजाफा कर दिया है। मैं क्या करूँगा, अप्पू का तो हर फैसला पत्थर पर लकीर होता है। वलीद की फरियाद पर वो उसे हौसला देने लगे। तुम सभी ठीक रह गए हो, सबसे बुरा मेरे साथ हुआ है। वो फुप्पो का शाहू जो पीले रंग का था, हर वक्त कमीज की आसीन से नाक साफ करता रहता था, कमजोर और लागर सा, जैसे बचपन में कोई कज़न अपने साथ खिलाना गवारा न करता था। वो मुझसे शादी करेगा, मनाहिल हाशमी से, जिसने मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है, जिसकी खूबसूरती और जहानत मिसाली है। अगर ये फैसला ना बदलवाया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। मनाहिल ने धमकी आमेज अंदाज में कहा तो सब हकीकतन फिक्रमंद हो गए। यार वाकई मनाहिल बेचारी का क्या कसूर है, इतनी ज़हीन और हसीन होते हुए भी उसे शाहू जैसा शौहर मिले। वलीद ने तासुब से कहा, फुप्पो 15 साल तो दुबई में गुजार आई, ज़रूरी नहीं कि शाहू अब भी वैसा हो। बाहर की हवा तो जानवरों को भी बदल देती है, वो तो फिर इंसान है, चेंज हुआ होगा। जाहिर ने हस्बे तवक्को मुस्बत ख्याल का इजहार किया। वैसे इस शाहू का असल नाम क्या है, शफक ने पूछा। शाहू ही होगा, कहते सुनते तो बचपन से यही आ रहे हैं। इसरा बोली, नहीं, मधिया को मधु कहते हैं तो शाहू भी किसी खूबसूरत नाम का मुखफ़फ़ होगा, हो सकता है शाहरुख हो। इसरा के कहने पर मनाहिल चीख कर बोली, खबरदार, जो मेरे फेवरेट हीरो का नाम इस सुरसुर बहने वाली नाक वाले को दिया। ये अमरीन कहाँ गई, नजर नहीं आ रही। शफक ने इधर उधर देखा, किचन में घुसी कुछ खा रही होगी, उसे और काम ही क्या है। इसरा ने मुंह बनाया, कहीं वो भी सोग तो नहीं मना रही। मनाहिल को अचानक ख्याल आया, मेरे भाई में क्या कमी है जो वो सोग मनाएगी। इसरा को बुरा लगा, वलीद में कोई कमी नहीं, लेकिन अमरीन के भी कुछ आइडियल होंगे। इसरा बोली, वाकई हमें देखना चाहिए। मनाहिल उठी, लड़के अभी तक जाने क्या प्लान बना रहे थे उसकी तरफ बिल्कुल मुतवज्जो नहीं थे। ए अमरीन, तुम यहाँ क्यों घुसी बैठी हो, खुद पर सोगवारी तारी किए। मनाहिल उसे लॉन के पिछली तरफ बैठे देखकर बोली, बस ऐसे ही, तुम कहो। वो भीगी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुमने सुना अमरीन, मेरा रिश्ता शाहू से तय किया जा रहा है। मनाहिल रोने वाली हो गई। डैडी, बड़े अब्बा और पापा सभी फूफो के घर कितनी बार होकर आए हैं, फिर अम्मी लोग भी तो मिल चुकी हैं, कुछ देखा होगा तो उन्होंने तभी तो ये फैसला किया है। अमरीन सोचते हुए बोली, देखा कुछ नहीं, बस उनकी आंखों पर पट्टी बंध गई है, मगर मुझे ये पट्टी बांधने का कोई शौक नहीं। तुम अम्मी को बता देना। तड़क कर बोली, इसमें बुरा क्या है मनाहिल, तुम तो इतने तवील अरसे से मिली नहीं हो, इसलिए मुझे तुम्हारे एतराज़ की वजह समझ में नहीं आ रही। अमरीन उलझी। अमरीन, तुम तो जानती हो मेरी नेचर में कितनी नफासत है, मुझे बेहतरीन लोग बेहतरीन चीज़ें ही अपील करती हैं। फिर वो शाहू जो बचपन में इतना कमज़ोर, लागर और डरा सहमा रहता था, हर वक्त कपड़े गंदे, हुलिया ख़राब, मैं इसे लम्हा भर अपने करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उम्र भर का साथ कैसे कबूल कर लूँ, इतने साल हो गए हैं, अब तक तो वो बदल चुका होगा। सुना तो है कि मौसूफ मल्टी नेशनल कंपनी में आला ओहदे पर जॉब करते हैं। मल्टी नेशनल कंपनियों में जॉब ऐसे ही तो नहीं मिलती, वहाँ हाई क्वालिफिकेशन और क्वालिटी बेस पर इंतखाब होता है। अमरीन का लहजा साफ था, मैं नहीं मान सकती। वो झक्की सहमी, बेवकूफ़ सा शाहू किसी जिम्मेदार ओहदे पर जॉब कर सकता है, ज़रूर फूफो फ्रॉड कर रही होंगी। कितनी बेईमान है, सगी भतीजी के साथ धोखा करते हुए ज़रा शर्म नहीं आ रही। वो बदगुमान हुई। बुरी बात मनाहिल, बिना जाने परखे इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। तुम तो नसीहत करोगी, खुशकिस्मत जो ठहरी। बड़ी अम्मी ने तुम्हारे मोटापे पर बिना कोई एतराज़ किए वलीद जैसे स्मार्ट बंदे के लिए तुम्हें पसंद कर लिया, और मुझ जैसी स्मार्ट अट्रैक्टिव लड़की को शाहू जैसा बेवकूफ़ मिल रहा है। मनाहिल के कहने पर अमरीन का चेहरा यकयक रंग बदलने लगा। वो झटके से उठकर वहाँ से चली गई। हैं, इसे क्या हुआ, मनाहिल ने हैरत से कहा और सर झटक कर खुद भी उठी। वो ऑफिस आई तो तेज़ी से चलते शाहरुख हाशमी पर नज़र पड़ते ही उसको अपने अंदर मौजूद परेशानी बढ़ती हुई महसूस होने लगी। ये नफीस और वजीह शख्स भी तो मेरा तलबगार हो सकता था। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही किसी शानदार शख्सियत रखने वाले शख्स की आहट का इंतज़ार कर रही थी, फिर इसमें गलत ट्रैक क्यों आ गया। इतनी जल्दी सूरत हाल बदली कि अगला कदम उठाते हुए कुछ सूझ भी नहीं रहा था। उस सोचों में गलता बेदिली से काम निपटाने लगी। आपने जल्द अपनी खामियों पर काबू पा लिया है, मुझे खुशी हो रही है ये कहते हुए कि न्यू कुलीग्स में अच्छा इजाफा हुआ है। मैंने सुना है खूबसूरत औरत अकल से पैदल होती है, मगर आपके मामले में ये बात उलट साबित हुई है। खूबसूरती और जहानत, फिर शौक और ज़रूरत मिलकर मनाहिल हाशमी को हमारी कंपनी तक ले आए हैं। मैं पहली बार किसी फीमेल की कारकर्दगी से मुतासिर हुआ हूँ। शाहरुख हाशमी का हर लफ्ज़ उसे हवाओं में ले उड़ा था। पूरे स्टाफ वर्कर्स की मीटिंग में इतने खुले और वाज़ेह अल्फाज में उसकी तारीफ मनाहिल को मगरूर करने के लिए काफ़ी थी। शाहरुख हाशमी मसरूफियत में घिरा बंदा
ऑफिस में कम टिकता था, आउटडोर ज़्यादा रहता। ऑफिस की लेडी वर्कर्स उसके शहर में मुब्तला थीं और वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ था। फिर भी उसकी तवज्जो मनाहिल पर थी। उसे महसूस होता था कि वो ख़ास तवज्जो दे सके, मगर शाहरुख हाशमी का लिए दिए रहने वाला तरीका यही बताता था कि ये तवज्जो उसके लिए नई नहीं है। वो नरम मौसमों के हिसार में रहा है। कभी कभी वो इतना मेहरबान होता कि मनाहिल को उसके नरम रवैये पर मोहब्बत का गुमान गुजरता, तो कभी ऐसा रिस्पॉन्स वो हैरत से देखती रह जाती। शायद ये तबस्सुम और तकल्लुफ़ जैसे जिसमें प्यार का अंदाज समझ बैठी हूँ, इसकी आदत ही ना हो। वो अक्सर सोचा करती, खुद से उलझते वो घर वालों से भी दूर हो रही थी, अपने आप से भी। पहले सिर्फ अपनी टेंशन ढहा करती थी, अब दिल की भी। अच्छी भली गुजर जाती जो शाहरुख हाशमी फुफ्फो के बेटे होते, या मैं इतनी आइडियल परस्त ना होती। लोग कैसे आराम से हर मामला हैंडल कर लेते हैं और मुझसे एक दिल नहीं संभाला जा रहा। वो खुद से लड़ने लगी। मनाहिल, तुमने मुराकबा हॉल तो नहीं ज्वाइन कर लिया? अमरीन ने कपड़ों के ढेर से सर उठाकर पूछा। नहीं तो, वो नासमझी के अंदाज में बोली। तो घंटा भर से कौन से चिल्ले में मसरूफ खामोश साकित बैठी हो? मैं 2-3 दफ़ा कह चुकी हूँ कपड़े तरतीब से रखने में हेल्प करवा दो। अमरीन नाराज़गी से देखती कह रही थी। वो खुद को सजनिश करते उठी। मनाहिल, डैडी तुम्हें बुलवा रहे हैं। कितने दिनों से इन्हें अखबार सुनाना छुड़ा हुआ है। शफक कमरे में आई। आती हूँ, ज़रा शावर ले लूँ, तबीयत बोझल लग रही है। वो वार्डरोब से सूट निकालते बोली। ये बदरंग ड्रेस। मनाहिल, तुम इतनी कनूती क्यों हो रही हो? ये निकालो, ये मासी को दे देना। कितना डल कलर है, बल्कि सारी कलेक्शन ऐसी है, तुमने इस सीज़न में ड्रेस नहीं सिलवाए। हो क्या रहा है तुम्हें? शफक ने सारे कपड़े नीचे फेंके। मूड नहीं हो रहा मार्केट जाने का, और ये कपड़े इतने बुरे भी नहीं, तौबा करो, फेंकने के काबिल हैं। शफक ने नीचे गिरे कपड़ों को देखा। मनाहिल बिना कुछ कहे वॉशरूम की तरफ बढ़ी। मनाहिल बेटी, तुम तो ऑफिस को ही प्यारी हो गई। हम अपनी मीना की मीठी मीठी बातें सुनने को तरस गए हैं। कहाँ रहती हो? मंजिले डैडी ने शिकवा किया। बस डैडी, थकावट हो जाती है इतनी। वो उदासी से बोली। तुम ना जिद मनवाई है, वरना जॉब की ना तो हमें हाजत है ना ज़रूरत। अब भी छोड़ सकती हो तो छोड़ दो। वो प्यार से बोले। जॉब की थकावट नहीं होती, थकावट तो मुझे उस फैसले की है जो आप लोगों ने मेरे लिए कर लिया है। उदासी तो मेरे वजूद में इस रिश्ते की देन है जो बगैर मेरी रजा जाने मुसल्लत हो रहा है। उसने कहना चाहा पर कह ना पाई। सब सोचना जितना आसान था, कहना उतना ही मुश्किल। वो एक साथ कई महाजों पर बरसरे बेकार थी और किसी भी जीत का अमकान न था। सबको मेरे चेहरे पर उदासी नजर आ रही है, न मेरे लहजे की नमी। कोई भी तो नहीं जो मेरी बात को समझ सके, सब ठीक कर सके। उसने दुख से सोचा। कॉरिडोर से गुजरते जाहिर को देखकर जहन पर छाए मायूसी की घटा टोप अंधेरे में जैसे रोशनी की लहरा गई। जाहिर भाई मेरा साथ दे सकते हैं, इनके सिवा कोई नहीं जो मेरे दिल को समझ ले, और इनकी फहम फरासत से कोई इनकार भी नहीं कर सकता। वो एकदम हल्की फुल्की हुई और इंतज़ार करने लगी कि कब वो अपने बेडरूम में जाएं और वो इनसे बात करे। शाहरुख हाशमी को खोने का हौसला उसमें नहीं था। थोड़े दिनों में वो शख्स उस पर काबिज हो चुका था। वो खुद से नज़र चुरा सकती थी, ख्वाबों से मुंह मोड़ सकती थी, मगर इस दिल का कुछ नहीं कर सकती थी जो सिर्फ उसी शख्स को मांगता था, और जिसे खबर भी ना थी कि कुछ दिन पहले मिलने वाली मनाहिल हाशमी सब कुछ हार चुकी है। जाहिर से फिलहाल रुकवाने का कहना था, बाद में मुनासिब वक्त पर शाहरुख हाशमी के लिए जगह हुमार करनी थी। जाहिर भाई, आप बात करें डैडी और बड़े अब्बा से, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं। मनाहिल जाहिर के कमरे में बैठी कह रही थी। मुझे तुम्हारे इनकार का जवाब बेहुदा लग रहा है। तुम तो महज एक पुरानी बात को लेकर इनकार के दर पे हो, और जहाँ तक बाबा लोगों से बात करने का मामला है तो मैं कर लूँगा, मगर सिर्फ इसी सूरत में जब मुझे तुम अपने जवाब से मुतमईन कर सको। जाहिर मुतवाज़न लहजे में बोला। क्या ये जवाब कम है कि वो मेरे लायक नहीं, मुझे पसंद नहीं? हो सकता है उसका स्टैंडर्ड तुमसे भी बुलंद हो। जाहिर ने कहा। तो आप ये समझने कि मैं इस ऊंचे स्टैंडर्ड वाले बंदे को काबिल नहीं? मनाहिल, मैं जितना सुन चुका हूँ बहुत है। मैं हर मसले पर तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, तुम्हारे मौक़िफ़ की हमायत कर सकता हूँ, मगर इस सिलसिले में हरगिज़ नहीं। ये बहुत नाजुक मसला है, बेहतर होगा तुम बड़ों पर छोड़ दो, वो खुद हैंडल कर लेंगे। जाहिर भाई, मज़हब ने मुझे इनकार और इकरार का हक़ दिया है और मैं इस हक़ का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मनाहिल का लहजा बागी हुआ। जाहिर ने झटक कर उसे देखा। तुम जिसको पसंद करती हो मुझे उससे मिलवाओ। जाहिर का लहजा बर्फीला था। वो जज्ब सानी बिल्कुल साकित रह गई। जाहिर उसे सर्द अंदाज से देख रहा था। मेरे इनकार की वजह ये नहीं है, वो बमुश्किल कह पाई। तुम मुझसे नहीं छुप सकती, लिहाजा मज़ीद झूठ ना बोलो। अगर वो स्टैंड ले सकता है या तुम में इंटरेस्टेड है तो उसे कहो प्रपोजल भिजवा दे। मनाहिल की समझ में नहीं आया वो अपनी पोजीशन कैसे क्लियर करे। जाहिर भाई, मैं सिर्फ फुफ्फो की बहू नहीं बनना चाहती, बाकी कोई भी हो मुझे एतराज़ नहीं होगा। मैं कतन किसी में इन्वॉल्व नहीं हूँ, प्लीज़ लीव मी। तुम्हें आज़ादी देने का मतलब ये नहीं कि तुम सबको शर्मिंदा करो। आज तुम्हारा कहा रख लें, कल दूसरी लड़कियाँ उठ खड़ी होंगी। जाहिर गुस्से से बोला। तो आपका क्या मतलब है मैं चुपचाप इस गलत फैसले की भेंट चढ़ जाऊँ? आपसे कम अज़ कम मुझे ये उम्मीद ना थी कि बाकी घर वालों की तरह मुझे आपका रवैया भी तल्ख मिलेगा।
میرا خیال تھا اگر مجھے کبھی دلائل دینے پڑے تو بھی آپ آخری شخص ہوں گے جو بنا کہے میری بات سمجھ سکیں۔ بڑی امی بڑے ابو سب یہ بات ماننے کو تیار نہیں، آپ ہی ناراض ہو رہے ہیں۔ میں اتنی بری تو نہیں کہ آپ مجھے بوجھ کی مانند اتار پھینکیں۔ ایک جانور بھی کچھ عرصے گھر میں رہ لے تو انسان اس سے انسیت محسوس کرنے لگتا ہے، میں تو پھر ایک زندہ وجود ہوں جس کا احساس اور آواز سے رشتہ ہے۔ مجھے اتنا برا تو نہ جانے، اس کی آواز بولتے ہوئے بھرانے لگی۔ ظاہر نے کچھ کہے بغیر اسے بغور دیکھا۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ وہ بہت آئیڈیل پرسنالٹی ہے تم نہیں مانو گی، لیکن صرف اسی بات پر بھروسہ کر کے کہ میں غلط نہیں کہہ سکتا تم راضی نہیں ہو سکتی۔ وہ رونے میں مصروف تھی اس لیے بولی نہیں۔ میں اپنے طریقے سے معاملہ ہینڈل کرتا ہوں، تم انکار کا ڈھنڈورا پورے خاندان میں مت پیٹنا، اور میری مدد بھی صرف اسی صورت میں ہوگی اگر وہ انکار جائز ہو۔ زائد نرم لہجے برتنے پر مجبور ہو گیا۔ بس میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے اس گوشت کے پہاڑ سے شادی نہیں کرنی۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے آپ کو امرین نظر آئی، مگر اس کی بہن مناہل نہیں جو میرے ہمراہ اچھی بھی لگے گی۔ اسرا ہے کتنی اچھی لڑکی ہے، مگر آپ کو میرے لیے یہ موٹی نظر آئی۔ ولید بہت غصے میں بول رہا تھا۔ امرین کے ہاتھوں میں تھمی چائے کی ٹرے یکدم لڑکھڑائی اور وہ دروازے میں ہی رک گئی۔ ولید، امرین بہت اچھی لڑکی ہے، اتنا خیال رکھتی ہے سب کا۔ سچ کہوں تو مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی یہ پتلی سلائی جیسی لڑکیاں۔ تھوڑا صحت مند تو ہونا چاہیے۔ امی، مجھے بیوی لانی ہے، نوکرانی یا لیڈی ریسلر نہیں۔ وہ کتنے خیال رکھنے والی ہوگ، مگر جو چربی اس نے اپنے وجود پر چڑھا رکھی ہے اس نے تمام خوبصورتی کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ وہ چڑھ کر بولا، سب کے بیچ زبان دے چکے ہیں، انکار مناسب نہیں۔ میں امرین سے کہہ دوں گی، وہ خود کو سمارٹ کر لے گی۔ امی نے کہا، وہ خود کو سمارٹ نہیں کر سکتی، ہر وقت تو چرتی رہتی ہے۔ بالفرض یہ معجزہ ہو بھی جائے تو بے کشش اور غیر جاذب تو رہے گی نا، اس میں کشش اور خوبصورتی کہاں سے لائیں گی آپ؟ وہ بھنایا، ولید، تم خواہ ایک معمولی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہو۔ معمولی سی بات ہے جسے تم نے سر پر سوار کر لیا ہے۔ اچھی خاصی لڑکی ہے، صرف ذرا موٹی ہے۔ دنیا میں ہزاروں لڑکیاں موٹی ہوتی ہیں، کیا ان کی شادیاں نہیں ہوتی؟ انہیں بھی تو کوئی مرد اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ منجلی چچی بھی چڑی اس کے انکار پر۔ ہوتی ہیں، میں کب کہہ رہا ہوں نہیں ہوتی، لیکن دنیا کی سب سے بے سری لڑکی جو اپنے موٹاپے کی وجہ سے کہیں سے بھی لڑکی نہیں لگتی، اس سے میری شادی کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے جو مجھے ایسی بیوی مل رہی ہے؟ وہ کسی صورت قائل نہ ہو رہا تھا۔ تمہارا اختلاف اپنی جگہ برحل، میں اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتی۔ مجھے امرین سے کوئی شکایت نہیں۔ بہتر ہوگا تم بھی اپنے دماغ سے آئیڈیلزم کا بھوت اتار دو۔ میں ایموشنل بلیک میلنگ سے متاثر ہونے والا نہیں ہوں۔ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی تو بس نہیں کرنی۔ اگر آپ لوگوں نے زیادہ دباؤ ڈالا یا زبردستی کی تو میں گھر چھوڑ دوں گا۔ ولید، امی سناٹے میں رہ گئی۔ آپ کے لیے یہ معمولی صحیح میری پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ میرے دماغ پر چربی نہیں چڑھی کہ میں آرام سے یہ 2 من کا ڈھول گلے میں ڈال کر بجاتا پھروں۔ جو 4 دن کی باقی کی زندگی ہے مجھے خوشی سے جی لینے دیں، مت میرے تڑپنے کلسنے کا اہتمام کریں۔ کیا موٹے لوگوں کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ ولید، تم ایک دفعہ کہہ کر تو دیکھتے، میں تمہارے لیے خود کو ٹھیک کر لیتی، ڈائٹنگ کرتی، ایکسرسائز کرتی، کسی بھی طریقے سے سمارٹ ہو جاتی، مگر اس طرح مجھے دھتکارنا اور نفرت کا اظہار کرنا کیا ضروری تھا؟ تم مجھ پر اتنی تنقید کے بجائے یہ تو کہہ سکتے ہو تمہیں کوئی اور پسند ہے۔ کیا موٹے لوگوں کے اندر چاہنے اور چاہے جانے کی خواہش نہیں ہوتی؟ محبت اور زندگی کے رنگوں پر صرف سمارٹ اور دلکش لوگوں کا حق ہے۔ امرین کو شدید دکھ ہو رہا تھا۔ امرین کو واپس پلٹتے دیکھ کر ولید نے شاندار اداکاری پر خود کو داد دی اور مسکرانے لگا۔ شرم کرو، ماں کو دکھی کر کے مسکرا رہے ہو۔ امی نے جھڑکا، میری سویٹ امی جان، میں تو آپ کے سکھ کا بندوبست کر رہا ہوں، دکھ کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ سب تو ایکٹنگ ہے۔ امرین کو احساس دلانے کے لیے وہ کس قدر پھیلتی جا رہی ہے۔ مجھے خود سے بیزار پا کر ہی اسے خود پر دھیان دینے اور ڈائٹنگ کرنے کا خیال آئے گا، پھر مجھے سمارٹ بیوی ملے گی اور آپ کو من پسند بہو۔ بدتمیز نکھٹو، امرین کو اس مذاق کا کیا پتا؟ تم تو مجھے سنا رہے تھے۔ امی نے اس کے کان کھینچے۔ وہ سن چکی ہے سب کچھ اور اب یقیناً رو رہی ہوگی۔ آپ ذرا دیکھیں جا کر۔ ولید کو فکر لاحق ہوئی، یہ ڈرامہ کرنے کا مشورہ کس نے دیا ہے؟ منجلی چچی چونکی۔ وسیم نے، لیکن پلیز آپ اسے ڈانٹیے گا مت، بیچارے نے رازداری کا وعدہ لیا ہے۔ ولید مسکرا کر سفارش کرنے لگا، تو تم مل کر سازشیں کرتے ہو؟ وسیم کو تو میں پوچھتی ہوں۔ رخسانہ بیگم اٹھیں، امی یہ بہت ضروری ہے، ورنہ تو شادی تک وہ پھول کر کپا بن جائے گی، کسی کو مانتی تو ہے نہیں، وہ نہ کھانا کم کرتی ہے، اسے مینٹلی پریشرائز کرنا مناسب ہی ہے۔ شفق نے بھی ولید کی تائید کی، سمارٹ کرتے کرتے خود سے بدظن نہ کر دینا اسے، الفاظ تو تمہیں ایسے سخت استعمال کر رہے تھے جیسے خدا واسطے کا بیر ہو۔ بڑی امی نے گھورا، سائیکولوجیکل علاج یہی ہے، نرمی سے تو وہ مزید بد احتیاطی کرے گی۔ وہ بولا، اور تمہارا علاج کیا ہے؟ ایم فل میں کتنی بار لٹکے ہو؟ بڑے ابو اندر آئے۔ ایک بار کی ناکامی کو آپ نے تانا بنا دیا ہے، حالانکہ بعد میں فرسٹ ڈویژن لے لی، مگر آپ تو میرے
ہونے والے بچوں کو بھی میری ناکامی کا قصہ ازبر کروا کر دم لیں گے۔ ولید نے خفگی سے کہا، اس میں ان کا بھی کوئی قصور نہیں بیٹا، پرانی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ خود اپنے زمانے میں 4 بار امتحان دے کر بھی BA کلیئر نہ کر پائے تھے۔ بڑی امی کے انکشاف پر ولید کھلکھلا کر ہنستا ہوا باہر نکلا تھا۔ مناہل پھپھو کے یہاں جانے کا پروگرام بنایا ہے، تم بھی چلو۔ اسرا نے کہا، مجھے نہیں جانا، تم ہی جاؤ۔ وہ چٹک کر بولی، چلو نا، اچھا ہے، شاؤ سے ملاقات ہو جائے گی۔ شفق نے بھی اصرار کیا، جب مجھے اس جاہل شخص سے شادی نہیں کرنی تو ملاقات کیوں کرتی پھروں؟ تم لوگ مجھے نہ چھیڑا کرو اس کے حوالے سے، کیونکہ میں کسی قیمت پر یہ رشتہ نہیں ہونے دوں گی۔ چھوڑو اسے، یہ تو اب ایک بار ہی جائے گی۔ ولید نے چھیڑا، شرم۔ وہ غرائی۔ ولید کو بھوک نے ستا رکھا تھا، گھر پر سوائے امرین کے کوئی نہ تھا۔ کدھر گئے سب؟ دوپہر کے وقت وہ جھلایا۔ اختری، اس نے تیز آواز لگائی مگر جواب ندارد۔ کچن میں کھٹ پٹ ہوتی سن کر وہ آ گیا۔ امرین کوکنگ رینج کے پاس کھڑی تھی۔ کہاں گئے سب؟ پورا گھر خالی پڑا ہے۔ وہ چیئر گھسیٹ کر بیٹھا۔ ظاہر بھائی آفس، ولید کالج اور بقیہ پارٹی پھپھو کی یہاں، امی لوگ مارکیٹ گئی ہیں۔ امرین نے بتاتے ہوئے کھانا اسے دیا۔ مناہل بھی گئی ہے؟ ولید نے اسے دیکھا، وہ کیسے جا سکتی ہے؟ آفس گئی ہوئی ہے۔ امرین نکلنے لگی۔ سنو، ایک کپ چائے بھی بنا دو۔ ولید نے دانستہ روکا۔ ساس پین میں چائے کا پانی رکھ کر وہ پتی ڈالنے لگی۔ انداز بہت سنجیدہ تھا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ولید کے کمرے میں وہ کچھ دیر بعد موجود تھی۔ آپ کو گھر چھوڑنے یا تیش میں آنے کی ضرورت نہیں، میں خود شادی سے انکار کر دوں گی۔ ہمارا رشتہ طے کرتے وقت بزرگوں کو خود سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کے ساتھ مناہل جیسی لڑکی سوٹ کر سکتی ہے، میرے جیسی نہیں۔ ولید نے نظریں اس پر جمائیں۔ اس کے بھاری وجود میں چند کلو وزن گھٹا بھی تھا تو اتنا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ 74 kg تو ابھی کل ہی چھوٹی امی بتا رہی تھیں۔ وہ مزید سختی کا پروگرام جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے بولا، اچھا ہوا تمہیں خود ہی احساس ہو گیا اس رشتے کے بے جوڑ ہونے کا، اور انکار کر کے تم نے اپنے حق میں بہتر کرنا ہے، میرے لیے نہیں، اس لیے کہ یہ شادی زبردستی ہو بھی گئی تو میں تمہیں قبول نہیں کروں گا، چھوڑ دوں گا۔ اگر چھوڑ نہ سکا تب بھی لازماً سیکنڈ میرج ضرور کروں گا۔ اٹس انف۔ امرین کا دل سلگ اٹھا، اس کی آنکھیں بے اختیار بھر آئیں۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ میں مذاق کر رہا تھا، تم تو مجھے بہت پسند ہو، میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، مگر وہ ایک بار پھر اسے رد کر چکا تھا، کسی نرم امکان کو بھی یکسر رد کر چکا تھا۔ امرین کے لیے امی کو قائل کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ خاصی تابعدار قسم کی، اعتراض نہ کرنے والی لڑکی تھی، پھر بھی خاصی ہمت کر کے اس نے امی سے بات کر لی۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو ہمارا فیصلہ غلط ہے؟ ولید اتنا ذہین اور اچھا لڑکا ہے، خود تمہارے تایا ابو اور بڑی امی نے اتنے اصرار اور چاہت سے رشتہ مانگا ہے، تم خود پاگل ہوئی ہو۔ امی تو بھڑک ہی اٹھی یہ سن کر۔ امی، ولید بہت سمارٹ اور خوبصورت ہے، اس لیے تو کہہ رہی ہوں، اس کے ساتھ اسرا یا مناہل تو جچ سکتی ہیں، میرے جیسی موٹی نہیں۔ پھر مناہل کو شاؤ پسند نہیں ہے۔ امرین، احمق لڑکی، تم نے یہ سب کیسے سوچا؟ ولید سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں راہ چلتے کسی بندے کو پکڑ کر اس سے شادی کر لوں۔ اتنا خود پسند اور مغرور بندہ ہے، میرے جیسی لڑکی اس کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ امرین کا خیال تھا مناہل یہی کہے گی، مگر وہ بولی تو یہ دیکھا، امی، کس کا رشتہ کس سے ہونا چاہیے؟ آپ کو ولید نظر آیا امرین کے لیے، مگر میں آپ کو دکھائی نہیں دی۔ میرے جیسی خوبصورت لڑکی کو آپ اس جاہل بے ڈھنگے کے پلے باندھ رہی ہیں۔ آپ نے میرا ولید سے اور امرین کا پھپھو کے بیٹے سے رشتہ کیوں نہیں کیا تھا؟ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں ولید کے ساتھ خوش رہ سکتی تھی؟ وہ بے حد خود غرض ہو رہی تھی۔ امرین اسے دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کی بہن تھی، سگی بہن، جو اپنے مفاد اور غرض کی حامی تھی۔ اسے صرف اپنی خوشی سے سروکار تھا۔ خود اپنے لیے جو شخص انتہائی برا لگ رہا تھا، امرین کے لیے اچھا لگ رہا تھا۔ جو اس کے آئیڈیل سے میچ تھا، امرین کے لیے ٹھیک تھا۔ امی کو اگر ولید کے پلان کا علم نہ ہوتا تو وہ مناہل کے 2-3 تھپڑ جڑ دیتی، چونکہ وہ اس کی گفتگو کے پس پردہ ڈرامے سے واقف تھیں، سو چپ کر گئیں۔ ولید کو مناہل کے انکار اور ہنگامے کا پتہ چلا تو وہ مسکرا کر بولا، ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے وہ، یہی بات میں کہتا ہوں، مگر آپ سب غلط کر رہے ہیں، مجھے اور 4 زندگیاں برباد کر رہے ہیں، ہم میں سے کوئی خوش نہیں رہے گا۔ تو پھر اس فیصلے کا فائدہ؟ بڑے ابا نے باقاعدہ سب کو انگیجمنٹ رنگز پہنا کر اچانک رشتے فائنل کر دیے کہ مناہل کے منہ سے انکار کا لفظ تک نہ نکل سکا۔ وہ بڑے ابا، چھوٹے تایا اور ڈیڈی کے غصے سے واقف تھی۔ ظاہر یا امی تک رائے پہنچانے کا کوئی فائدہ نہ پا کر وہ اندر ہی اندر بل کھا کر خود کچھ کرنے کا سوچ رہی تھی۔ ولید کو میں پسند نہیں تو اس نے بڑے ابا سے کہہ کیوں نہیں دیا؟ کیوں خاموشی کی سولی پر لٹکا دیا مجھے؟ بجائے معاملہ ختم کرنے کے منگنی کروا لی۔ کہیں اس خاموشی کے پیچھے کوئی طوفان تو نہیں چھپا ہوا؟ امرین پریشانی میں گھلنے لگی۔ نہ بھوک ٹھیک سے لگتی، نہ کسی کام میں دل لگتا تھا، سو اس کا وزن ٹینشن سے خود بخود کم ہونے لگا۔ پھپھو کے یہاں سب جس دن سے آئے تھے مناہل کو تنگ کرتے رہتے تھے، ویسے اچھا چانس تھا، تم چلتی تو اپنے منگیتر کو دیکھ کر خوش ہو لیتی۔ علی مسکرا کر بولا، نام تو اس کا شاہ رخ ہی ہے مناہل، لیکن حرکتیں چارلی چپلن جیسی۔ خیر سدھر سکتا ہے، تم پڑھی لکھی ہو، اپنے مطابق ڈھال لینا۔ اسرا نے ہمدردی میں طنز کیا۔ اسرا
फोटो एल्बम ले आई थी जिसकी हर तस्वीर में बेतुका नजर आने वाला काला लंबा सा शाऊ लड़कियों की हमरा था, तो कहीं कुत्ते नहला रहा था, इन्हें गोद में उठाए चूम रहा था, उनके साथ खेल रहा था। मनाहिल की नफीस तबीयत मारे कराहत के मतलाने लगी। देखो तो क्या कारनामे अंजाम दे रहे हैं तुम्हारे मंगेतर साहब। शफक बोली, मरो तुम सब। वो जलकर उठी। पीछे वो सब कितनी देर हंसते रहे थे। अगर फूफो के बेटे की जगह शाहरुख हाशमी मेरे मंगेतर होते तो जिंदगी कितनी सहल हो जाती। कहाँ वो सूखा मरियल शाव और कहाँ ये हैंडसम और डैशिंग शख्स। बास औकात जोड़ियां मिसिंग हो जाती हैं। इस वक्त उसे वलीद से भी हमदर्दी महसूस हो रही थी, जिसे अमरीन जैसी मोटी लड़की को स्मार्ट करने के लिए बेचारा कितने जतन कर रहा था। ऐसे तरीके मैं आजमाऊंगी कि फुप्पो के मरियल बेटे के साथ, जबकि मेरी नज़रों के सामने शाहरुख हाशमी जैसा जीनियस और क्वालिफाइड शख्स मौजूद है। वो जानती थी कि अब हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ ना होगा। उसे कोशिश करके अपनी किस्मत खुद बनानी है। बोल्ड तो वो थी, पर ज़रा सी बेबाकी की ज़रूरत थी। मतलब के लिए खुद में वो भी हिम्मत पैदा करने लगी। ज़ाहिर आपको मनाहिल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो इतनी परेशान है कि मेरा दिल कुढ़ने लगता है आपके फैसले पर। शफक ने ज़ाहिर को देखा। अब तो तुम खुद फुप्पो के यहाँ जाकर देख चुकी हो कि मैं अगर उसकी हमाकत में अपनी हमायत शामिल नहीं कर रहा तो वजह कितनी स्ट्रांग है। ज़ाहिर टेरेस से नीचे देखते हुए पलटा, मगर मनाहिल तो नहीं जानती हकीकत क्या है, और दूसरे लोग तो खैर हैं ही ड्रामेबाज। आप तो सुलझे हुए शख्स हैं, पर पिछले कुछ अरसे से आप ही इनकी हमाकतों में शामिल होकर छेड़छाड़ करने लगे हैं। क्या मिल रहा है आप सबको उसे परेशान देखकर? तुम मनाहिल की फिक्र में घुल रही हो, अपने शौहर नामदार की फिक्र तो कर लो। ज़ाहिर मुस्कुराकर ज़रा पास हुआ। प्लीज़ ज़ाहिर, मैं संजीदा हूँ, ये सीरियस मसला है। वो चिढ़कर बोली, तो मैं कब गैर संजीदा हूँ? तुम ही बहाने बनाकर पढ़ाई के रुखसती मौखर करवा रही हो। ज़ाहिर के लहजे की शोखी आंखों में मचल रही थी। आपसे तो बात करना फजूल है, हर बात को घुमा फिराकर अपने मतलब तक ले आते हैं। बात ही मतलब तक आती है तुम हाथ से निकल जाती हो। उसने मैंने खेजी से कहा, मैं जा रही हूँ। ऐन दरमियान आकर आप पटरी से उतरने लगते हैं। वो मुड़ी तो ज़ाहिर दिल फरेबी से मुस्कुराता सामने आ गया। तुम चाय का गर्म कप लेकर मेरे कमरे में आओ, मैं मनाहिल के लिए हालात काबू करने का फिर फैसला करूंगा। ज़ाहिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। शफक चाय बनाकर उसके कमरे की तरफ गुजरते हुए लाउंज में पहुंची तो गड़बड़ा गई। बड़े अब्बा, छोटे डैडी और उसके डैडी समेत सब वहाँ मौजूद थे। अगरचे वो कभी इनके मिलने या एक साथ गुफ्तगू करने पर एतराज़ नहीं करते थे, फिर भी यूं लाउंज क्रॉस करके ज़ाहिर के कमरे तक जाना उसे अजीब लग रहा था। जिस घर में अच्छी भाभी, उस घर की मत जागी। वसीम राग अलाप रहा था और साथ कप उठा चुका था। वसीम, कप वापस रखो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, शफक ने दबे लफ्ज़ों में कहा। तो किसके लिए है? वसीम का लहजा बुलंद हुआ। मेरे लिए है। वलीद ने ना सिर्फ कप पकड़ लिया बल्कि 2 घूंट भी ले लिए। तभी ज़ाहिर की आवाज़ आई, शफक, मैंने चाय का कप मंगवाया था। भाभी तो कह रही थी कि मेरे लिए लाई हैं। वलीद ने धड़ल्ले से झूठ बोला। वलीद, तुम्हें इतने लोगों की मौजूदगी में झूठ बोलते शर्म नहीं आ रही? बड़े अब्बा की करखत आवाज़ गूंजी। वलीद बालों में हाथ फेरते हुए खजल होता हंसा। जाओ शफक, और चाय बना दो। इसरा, तुम भी साथ जाओ, सबके लिए बना दो। बड़ी अम्मी ने कहा, रहने दो, मुझे अब नहीं पीनी। वो दोबारा चाय लेकर आई तो ज़ाहिर ने खुश्क अंदाज में कहा, मैं तो आपके लिए बनाकर लाई थी। वलीद ने ले ली तो ये मेरा कसूर नहीं है, वो भी बिगड़ी। कसूरवार मैं कब गर्दान कर रहा हूँ, बस अब मूड नहीं हो रहा। चेहरा अल्फाज के बरअक्स था। ठीक है, ना पिए, मुझे भी मिन्नतें करने का शौक नहीं। शफक तिल मिलाकर उठी तो ज़ाहिर ने उसका हाथ पकड़कर हल्का सा झटका दिया और वो उसके पहलू में आ गई। डोंट टच मी, वो बिदक कर परे हुई। डोंट डिस्टर्ब मी, वो मुस्कुराकर बोला। चाहते क्या हैं आप? शफक ने घूरा। तुम्हें चाहता हूँ, और तुम? चाहत का जवाब चाहत से दो। ज़ाहिर का लहजा उसके रुखसार तपा गया और वो बावजूद कोशिश के नज़रें उठा नहीं पाई। फिर मनाहिल को सब बता दूँ मैं? वो धीरे से उसकी तरफ से नज़रें चुराकर बोली, इसे मैं खुद मुनासिब मौके पर बता दूंगा। ज़ाहिर ने उसे नज़दीक खींचा, और अगर उसने कोई इंतहाई कदम उठा लिया तो? इतना इत्मीनान तो है मुझे कि वो इतना आगे नहीं जा सकती। जाएगी भी तो शाहरुख की तरफ ही ना, और हम भी इसी तरफ भेजना चाहते हैं। शाहरुख खुद इस प्लान का हिस्सा है, वो हौसला शिकनी करेगा। वो इत्मीनान से बोला। अब मैं जाऊँ? शफक ने पूछा। जाओ। शाहरुख हाशमी साइड पर थे, इनकी हमरा मनाहिल भी थी। साइड से वापसी पर वो एक रेस्टोरेंट में ले आए इसे। मनाहिल ने इनकी बात सुनते ही एकदम से कह दिया था, सर आप मुझसे शादी करेंगे? उनका हाथ जहाँ था वहीं रह गया। वो बेतहाशा हैरत से इसे देख रहे थे। आपने कुछ कहा है? उसकी बोल्डनेस पर वो बेयकीनी से गोया हुए। मैंने सुना था आप अपने किसी कज़न से इंगेज हैं। वो तहीर से बोले। इंगेज हूँ, मगर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। ये रिश्ता मेरी मर्ज़ी के बगैर तय हुआ है और अपने घर वालों से मैंने साफ लफ्ज़ों में इनकार किया है, मगर वो मान नहीं रहे। आप हमारे हम नस्ब और हम ज़ात हैं। अगर आप प्रपोज़ल भिजवा दें तो मैं मजबूती से स्टैंड ले सकती हूँ। आपके कज़न में क्या बुराई है? वो संजीदगी से पूछ रहा था। मैंने उसे बचपन में देखा था, वो सूखा सड़ा मरियल सा था, बिल्कुल बेकशिश। जवान होने पर उसकी
بے حیثیتی اور میں مزید اضافہ ہوا ہوگا۔ مناہل خدا کی بنائی ہوئی مخلوق کو ایسے نہیں کہتے۔ وہ سرزنش کرنے لگے۔ مجھے وہ اچھا نہیں لگتا۔ جسمانی طور پر ٹھیک ہو تب بھی مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، وہ آرام سے بولی۔ میں نے سنا تھا مشرق کی لڑکیاں بہت شرمیلی اور ہر فیصلے پر سر جھکا دینے والی ہوتی ہیں۔ تم تو الٹ ہو، انہوں نے بغور دیکھا۔ میں ایسی ہی ہوں، مجھے اپنا حق لینا آتا ہے۔ سو انٹرسٹنگ اینڈ امیزنگ، وہ مسکرائے۔ مناہل بات یہ ہے کہ میں آلریڈی انگیجڈ ہوں۔ اگرچہ یہ رشتہ سراسر میرے پیرنٹس کی مدد پسند ہے، پھر بھی میں اس رشتے پر راضی ہوں۔ والدین بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، مجھے انہیں ناراض نہیں کرنا۔ تم بھی اپنے بزرگوں کے فیصلے پر فرما برداری کا مظاہرہ کرو، وہ ہم سے زیادہ تجربہ کار ہیں، غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ایک دنیا دیکھی ہوئی ہے، ہم سے بہتر سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ پھر یہ کہیں نہیں لکھا کہ جو بچپن میں لاغر اور کمزور ہو وہ جوان ہو کر بھی ویسا ہی رہے۔ عمر کے مدارج طے کرتے ہوئے انسان میں بہت سی فزیکلی اور مینٹلی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ان کا لہجہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ اگر میں آپ سے نہ ملی ہوتی تو مزاحمت کا شاید سوچتی بھی نہ، مگر اب جب کہ میں آپ سے محبت کر رہی ہوں تو یہ امر میرے لیے مشکل ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ مجھے تمہاری فیلنگز کی قدر ہے، لیکن تم محض سراہے جانے سے محبت کرتی ہو، بلکہ یہ محبت نہیں ہے، صرف انسپریشن ہے جو ہم کہیں سے بھی لے سکتے ہیں۔ محبت تو اپنے شوہر سے ہوگی تمہیں۔ مناہل کو دھچکا سا لگا ان کے الفاظ پر۔ لڑکیاں اپنے والدین کا فخر ہوتی ہیں، آپ بھی کوشش کریں آپ کے والدین کا فخر قائم رہے۔ جو ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ ہمیں دکھ نہیں دے سکتے، نہ ہمارا برا سوچ سکتے ہیں۔ آپ کے والدین بھی آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا برا کیسے چاہ سکتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا، بعض اوقات فیصلہ کرنا جتنا آسان نظر آتا ہے اس کا انجام اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ ساری عمر کے پچھتاوے ہاتھ لگتے ہیں۔ شاہ رخ ہاشمی کے خیالات میں بھی شخصیت کی طرح نفیس اور اجلے تھے۔ مناہل کے دل میں اس کی قدر بڑھی تو محبت کھونے کی کسک بھی اٹھی۔ وہ نم پلکیں چپک کر آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مناہل پلیز بی بریو۔ شاہ رخ ہاشمی نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ مناہل نے نمکین پانیوں سے لبریز آنکھیں اٹھا کر لمحہ بھر سامنے بیٹھے دلکش شخص کو دیکھا، مگر آنسوؤں کی یلغار اتنی تھی کہ وہ اٹھ کر ریسٹورنٹ کے ہال سے نکلتی چلی گئی، اور شاہ رخ ہاشمی کا دل چاہا بھاگ کر اس اداس لڑکی کو روک لے اور اس کے زرد وجود پر بہار کا پیراہن پہنا دے، لیکن سامنے سے آتے ظاہر کو دیکھ کر اسے مجبوراً خود کو کمپوز کرنا پڑا۔ ظاہر وہ بہت روتی ہوئی گئی ہے، کچھ کر نہ لے، وہ پریشانی سے بولا۔ کم آن یار، وہ میری بہن ہے، میں جانتا ہوں ایسا قدم نہیں اٹھائے گی۔ تم اپنی ایکٹیویٹی میں میرا کباڑا نہ کر دینا۔ شاہ رخ ذرا بگڑ کر بولا۔ ڈرنے لگے، اگر میں یہ سب نہ کرتا تو وہ سیدھے سیدھے انکار کر دیتی، بات بابا جان تک پہنچتی اور پھر وہی ہوتا جو وہ چاہتی۔ یہ تو تمہاری دوستی نے مجبور کر دیا اور میں نے ترس کھا کر تمہیں اس کے خیالات سے آگاہ کر دیا۔ دعائیں دو کہ نفرت کرتے کرتے وہ تم سے محبت کرنے لگی۔ ظاہر سکون سے بولا، اور جب تمہارے پلان سے آگاہ ہوگی تو دوبارہ نفرت کرے گی۔ وہ چڑھ کر بولا، کچھ نہیں ہوتا میاں مجنوں، اور اتنا تڑپ رہے ہو آپ، پہلے ہی سب بتا دیتے۔ مائنڈ یو، پلان میرا تھا، اس میں کام تو تم نے میری اپنی مرضی سے کیا تھا۔ ظاہر نے کندھے اچکائے۔ تم بہت خبیث ہو، وہ جھلا کر بولا۔ تھینکس فار یور کمنٹس۔ ظاہر ٹائی ٹھیک کرتے ہوئے مسکرایا۔ مناہل آفس نہیں گئی تھی۔ 3 دن سے اس کی طبیعت شدید خراب تھی۔ بلڈ پریشر لو ہونے کے ساتھ بخار اور مسلسل سر درد تھا، اور لمحہ بھر بھی فرق نہ پڑ رہا تھا۔ ظاہر اسے زبردستی دوا کھلا رہا تھا اور وہ انکار کر رہی تھی۔ کیا ہے بھلا میری زندگی میں ایک شخص چند دن کے لیے آیا، مجھے فتح کیا اور چل دیا۔ میں نہ روکنے کا اختیار پا سکی اور نہ اس تک جانے کا راستہ مل سکا۔ وہ رونے لگی تھی، درد سے اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا، تو دکھ سے دل۔ اس نے سر تکیے پر رکھ لیا، آنسو برق رفتاری سے اب تک جاری تھے۔ مناہل تمہارے باس آئے ہیں خیریت معلوم کرنے۔ ظاہر بھائی نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے، اسرا نے آ کر بتایا تو وہ اٹھنے لگی، مگر بڑے زور کا چکر آیا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور دھڑم سے فرش پر آ گری۔ اگر اسے علم ہوتا کہ اس کی بیماری بڑے ابا کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے مجبور کر دے گی تو وہ اتنی ٹینشن لینے کے بجائے ڈائریکٹ بیمار پڑتی۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا عقد ولید سے کر دیا جائے اور امرین کا پھپھو کے بیٹے سے۔ یقیناً تمہیں اعتراض نہیں ہوگا۔ ظاہر بھائی کے بتانے پر مناہل کی کو ساری کلفت دور ہوتی محسوس ہونے لگی۔ اگر شاہ رخ ہاشمی نہ مل سکا تو کیا ہوا، ولید اس سے کسی طور کم نہ تھا۔ اسے اپنا غم غلط ہوتا محسوس ہونے لگا۔ ولید کے چہرے کی بشاشت بھی اس فیصلے نے لوٹا دی تھی۔ وہ دونوں مل کر اپنی شادی کی شاپنگ کر رہے تھے۔ امرین نے سب کچھ امی اور پھپھو پر چھوڑ رکھا تھا، اور مناہل کو یہ جاننے کی فرصت نہ تھی کہ امرین اس تبدیلی سے کیا محسوس کرتی ہوگی۔ اس کے احساسات کتنے ڈپریسنگ ہیں، اس کو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ولید کا ساتھ اس کے لیے معنی رکھتا تھا۔ ہر احساس خوشی میں ڈھل گیا۔ ولید ذہانت سمارٹنیس میں ہر طرح برابر تھا شاہ رخ ہاشمی کے۔ وہ خسارے میں نہیں رہی تھی۔ خسارہ کسی کو ملا تھا تو وہ امرین اور پھپھو کا بیٹا شاہ رخ تھا۔
مناہل کو لمحہ بھر بھی ترس نہیں آیا تھا اپنی بہن کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے۔ تمام کزنز ولید اور اس سے خفا تھے۔ ان دونوں کو کسی کو منانے کی فرصت بھی نہ تھی۔ مناہل ولید کے ساتھ جا کر شاہ رخ ہاشمی کو اپنی شادی کا کارڈ دے آئی تھی۔ وہ انہیں دکھانا چاہتی تھی کہ ان کے انکار سے اس کو دکھ نہیں ہوا اور نہ وہ ہاتھ منہ چھوڑ بیٹھی ہے، بلکہ ولید جیسا ہینڈسم بندہ اس کا لائف پارٹنر بن رہا ہے۔ رسم نکاح کے بعد فوٹوگرافی اور مووی سیشن کا ایک طویل اور تھکا دینے والا سلسلہ ہوا۔ ہنسی مسکراتی مناہل کی نظر اچانک امرین کے پہلو میں بیٹھے شخص پر پڑ گئی تو اس کے حواس جیسے منجمد ہو گئے۔ شاہ رخ ہاشمی تھا وہ بے یقینی سے آنکھیں جھپکنے لگی۔ تمہارے والدین نے درست فیصلہ کیا ہے، تمہیں اپنی قسمت پر یقین ہونا چاہیے۔ اس کے پاس ہی کوئی بولا تھا، ضروری نہیں کہ 15 سال پہلے کے شاہ اور آج کے شاہ رخ میں کوئی چینج نہ آیا ہو۔ بچپن میں بہت سے لوگ کمزور، دبلے پتلے اور دبے دبائے ہوتے ہیں، لیکن وقت، حالات اور اعتماد انہیں بدل دیتا ہے۔ ایک اور آواز ابھری۔ وہ ملٹی نیشنل کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر تعینات ہے اور ایسے عہدے پر کوالیفائڈ شخص کو ہی پر رکھا جا سکتا ہے۔ مناہل، تم اپنی جلد بازی اور بے وقوفی پر بہت پچھتاؤ گی۔ ظاہر کا سلجھا شفاف لہجہ گونجا اور مناہل کی آنکھیں تپنے لگیں۔ گرم پانیوں سے اسے کون ملا، کون نہیں، کس نے عروسی گاڑی کے سیٹ پر بٹھایا اور گاڑی کن راستوں سے ہو کر ولید کے خریدے اپارٹمنٹ تک پہنچی تھی، وہ اس سے بے خبر تھی۔ اس کی سماعت سن تھی، بصارت بے یقین اور دل ساکت۔ یہ بھید مجھ پر آج ہی کھلنا تھا کہ شاہ رخ ہاشمی ہی در حقیقت پھپھو کا بیٹا ہے۔ مجھے کام کے دوران ایک دفعہ بھی یہ گمان نہیں گزرا اور سب نے کتنا برا کیا میرے ساتھ۔ حقیقت چھپا کر میں ایک ہی شخص سے محبت اور نفرت کے عمل سے آبلا پا گزرتی گئی۔ وہ چاہنے پر بھی اذیت کے احساس کو بھلا نہیں پا رہی تھی۔ ولید کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ میں اسے دشواری پیش آ رہی تھی۔ اتنا سب کرنے کے بعد بھی امرین کو شاندار اور بہترین شخص مل چکا تھا اور وہ ولید جیسے خود پسند، نک چڑھے اور مغرور شخص کے ساتھ پس رہی تھی۔ ولید اسے صرف اپنے گرد گھومتے دیکھنا چاہتا تھا اور وہ چڑھتی تھی۔ اتنی قربت سے اس کے شاہانہ اخراجات کا بوجھ برداشت کرتے کرتے لڑنے لگتا تھا۔ مناہل کے انداز و اطوار پر بولتا تھا۔ فیملی سے علیحدگی مشکلات کا باعث تھی۔ وہ ملازمت تک افورڈ کرنے سے انکار کر چکا تھا اور مناہل کو تنکا تک توڑنے کی عادت نہ تھی۔ اس نے کب گھر کے کاموں میں دلچسپی لی تھی؟ سارا کام تو امی اور امرین کر لیتی تھیں۔ ولید کی محبت بہت جلد اڑن چھو ہو چکی تھی۔ خود اس کے سر پر سوار آئیڈیلزم کا بھوت دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ امرین گھر والوں کی ناراضگی کے باوجود اس سے ملتی تھی۔ امرین کو دیکھ کر یہاں وہ احساس کمتری کا شکار ہوتی تو ولید حیرت سے چپ رہ جاتا۔ موٹی امرین سمارٹ لڑکی کے روپ میں ڈھل چکی تھی۔ گھر کے سکھ اور ہم سفر کی محبت نے اس کے عام سے چہرے کو طمانینت اور سکون کا ایسا مرہم فراہم کیا تھا کہ وہ کئی گنا حسین لگ رہی تھی۔ مناہل سے مسلسل لڑائی جھگڑوں اور ٹینشن نے مناہل کے گورے رنگ کو جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ ہر وقت لیٹنے سے جسم فربی مائل تھا۔ گھر الگ اس کے پھوڑ پن اور بدسلیقی کا مظہر تھا۔ کوئی چیز ٹھکانے پر موجود نہ تھی۔ گندے برتنوں کے ڈھیر سنک سمیت پورے کچن میں پھیلے تھے۔ صفائی نہ جانے کب سے کی ہوئی تھی۔ امرین نے پورا دن رہ کر کچن کے ساتھ گھر کی صفائی کر کے ایئر فریشنر کا چھڑکاؤ کیا تو گھر اصل حالت میں آیا۔ کھانا بھی امرین نے بنایا، حالانکہ مناہل نے کہا بھی ولید ہوٹل سے کھانا لے آئے گا۔ جب گھر میں عورت موجود ہو تو کھانا ہوٹل سے کیوں آئے گا؟ امرین نے پوچھا۔ یہاں روز ہی ہوٹل سے آتا ہے، تم تو جانتی ہو کہ مجھے کوکنگ نہیں آتی۔ شام کو ولید کی ہمراہ شاہ رخ بھی آیا۔ سجا سنورا صاف ستھرا گھر۔ ولید تعجب میں گھرا۔ ولید مسلسل امرین کے پکائے کھانوں کی تعریف میں رطب النساں ہو رہا تھا۔ یہی ولید جو شادی سے پہلے امرین کے لیے کہتا تھا اسے سوائے باورچیوں، دھوبیوں اور ماسیوں جیسے کام کرنے کے آتا ہی کیا ہے؟ نوکرانیوں، جمعدارنیوں کی طرح بس کام میں جتی رہتی ہے، نہ اپنے حلیے کو ٹھیک کرنے کی پرواہ، نہ چہرہ سنوارنے کی فکر۔ مرد گھر کو نہیں، عورت کو اچھے حلیے میں دیکھنا پسند کرتا ہے۔ وہی امرین اس کا گھر چمکا چکی تھی۔ اس کی مہارت اور خوش سلیقی کا ثبوت اس کی ڈائننگ ٹیبل پر سجے نت نئے کھانے تھے۔ اس کی خوش لباسی کا اظہار اس کے جسم پر سجا جدید طرز کا ٹی پنک سوٹ تھا جو اس کے متناسب سراپے پر جچ رہا تھا۔ ولید نے مناہل کو دیکھا۔ 3 مختلف رنگوں کے شلوار قمیض دوپٹے میں ملبوس، چہرہ بدمزاجی سے کرخت اور سراپا مسلسل آرام سے بے ڈول ہوتا، موٹاپے کی طرف گامزن۔ شادی سے پہلے ہر وقت مسکراتے چہرے پر بلا کی کوفت اور بیزاری تھی۔ امرین کے خاموش چہرے کی جگہ نرم مسکان کھیل رہی تھی۔ کتنا بڑا نقصان اٹھا بیٹھا تھا وہ امرین کو رد کر کے۔ اس وقت شاہ رخ کی خوش قسمتی اور اپنی بدقسمتی پر اسے رونا آ رہا تھا۔ مناہل سوچ رہی تھی کہ کیا ملا ہے مجھے آئیڈیل پا کر بھی، محض کھوکھلی خوبصورتی جسے نہ اوڑھا نہ بچھایا جا سکتا ہے۔ ولید کے شدت پسند رویے اور خود پسند فطرت میں پہلے اٹریکشن محسوس ہوتی تھی، اب یہی عادتیں خوار کر رہی تھیں۔ محبت ولید کی نظر میں انتہائی فضول چیز تھی اور مناہل کے نزدیک فضول ترین۔ وہ اپنی مرضی سے شاہ رخ کو چھوڑ کر ولید کی طرف بڑھی تھی اور شاہ رخ جو خوشگوار مزاج کا زندہ دل اور
मुतवाज़न शख्सियत का मालिक था, वो उसके लिए था और वो उसके लिए थी। अगर मैं जल्दबाजी ना करती, अगर मैं इस कदर आइडियल परस्त होकर इंतहाई कदम ना करती, तो आज अमरीन की जगह शाहरुख की हमरा मैं होती। तजुर्बे के शौक में हम नौजवान नस्ल के नुमाइंदे सब गलत कर देते हैं, ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं, आइडियल के चक्कर में आइडियल बनाते हैं बग़ैर खामियों के, जिसमें दुनिया जहान की खूबियाँ और खूबसूरती जमा हो। ये नहीं सोचते खुद हम कितने पानी में हैं। हम आइडियल बनाने के बजाय खुद आइडियल बनना क्यों पसंद नहीं करते? वो खूबियाँ और खूबसूरती जो दूसरों के किरदार और वजूद में देखना चाहते हैं, खुद अपने आप में क्यों पैदा नहीं कर लेते? वलीद ने भी तो मुझे आइडियल समझा हुआ था। अगर मैं अपना आइडियल टूटने पर नाला हूँ तो वो कितना परेशान होगा। उसने भी अमरीन को अच्छा समझना शुरू कर दिया और मेरे साथ शादी को अपनी गलती गर्दान कर पछताया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। शाहरुख हाशमी को गवा कर मैंने थोड़ा नुकसान तो उठा लिया है, वलीद को गवा कर पूरा नुकसान अपने खाते में कर लूँगी। थोड़ी लगन और तवज्जो, थोड़ी मोहब्बत और थोड़ा खलूस ही तो चाहिए। हम दोनों भी तो खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वो बेडरूम में आई तो वलीद दोनों हाथों में सर थामे जाने क्या सोच रहा था। वलीद, तुमने देखा अमरीन और शाहरुख कितने खुश थे। हालांकि वो दोनों एक दूसरे के आइडियल नहीं थे, पहले से मिले नहीं थे। हम वाकिफ थे एक दूसरे की आदतों और अतवार से, हम एक दूसरे से आशना थे। फिर भी हम ऐसे पुरसकून और खुश आशना क्यों नहीं हैं? मुनाहिल, शाहरुख कह रहा था कि तुमने उससे शादी से इनकार करके एक तरह से एहसान ही किया था। वो शायद तुमसे शादी करके इतना खुश होता या ना जितना अमरीन को पाकर है। फिर तुमने क्या कहा था? मनाहिल ने जानना चाहा वो क्या सोच रहा है। मैंने क्या कहना था? वलीद ने सवालिया निगाहों से देखा और जाकर दरीचे में खड़ा हो गया। वलीद, तुम पछता रहे हो? मनाहिल उसके पास आई। किस बात पर? वो इसी तरह रुख मोड़े हुए बोला, मुझसे शादी करने पर। उसने उंगलियां चटखाईं। तुम पछता रही हो? अब वो पलट कर उसे देखने लगा। मैं क्यों पछताऊंगी भला? मनाहिल ने निगाहें चुराई। मनाहिल, हम दोनों खुद गर्ज थे। हमने सिर्फ अपने अपने आप को मुकद्दम रखा। तुम हो या मैं, दोनों के दिल में एक ही खौफ था, हमें हमारी पर्सनैलिटी से कम ना मिले। हम बेहतरीन से कम पर राजी ना थे। एहसास बरतरी के नशे में चूर कहते थे हमारा शरीके सफ़र भी हमारी मानित खूबसूरत और शानदार हो। इसलिए हमारे आइडियल्स ने हमें ड्रीम लैंड के दिल फरेब जहाँ से हकीकत के तल्ख माहौल में ला पटका है। हम हमेशा ठोकर खाकर ही क्यों संभलते हैं? पहले क्यों नहीं संभल जाते? वक्त खोकर वक्त को रोते हैं, पहले वक्त को थाम कर नहीं रख पाते। क्यों ख्वाहिश के पीछे भागते अंधेपन का शिकार होने लगते हैं? और मेरा ख्याल है कि अब मजीद समझौते या अंदर ही अंदर घुलने के बजाय हम अलहदा हो जाए। मुझे मालूम था कि तुम भी पछता रही हो। मैंने डाइवोर्स लिख दी है, तुम आज़ाद हो, जहाँ चाहो जैसे मर्जी जिसके साथ चाहो ज़िंदगी गुजार सकती हो। नहीं वलीद, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम बेहद अच्छे, इतने जालिम नहीं हो। मुझे तलाक मत दो। उसकी चीखों ने अस्पताल के प्राइवेट रूम को हिलाकर रख दिया। मुनाहिल, क्या हुआ है? लो पानी पियो। अमरीन लाइट जलाकर परेशानी से उठी और उसे देखा। अमरीन, वलीद ने मुझे तलाक दे दी है। बताते हुए हिचकियां बंद गईं। पागल हुई हो? वलीद से तुम्हारा क्या रिश्ता जो वो तुम्हें तलाक देगा? बुखार ने शायद तुम्हारे दिमाग पर असर कर दिया है। अमरीन झुल्लाई। नर्स डॉक्टर को बुलाकर ले आई थी। वो अब मनाहिल को चेक कर रहा था। खुदा के फजल से ये अब खतरे से बाहर है। इन्हें खाने पीने को कुछ दें और फिलहाल कुछ देर इन्हें बोलने न दें। ये इनके हवास को मेंटेन करने को ज़रूरी है। डॉक्टर ने अपने करीब खड़े जाहिर को ताकीद की और वापस मुड़ गया। ओह गॉड, ये सब ख्वाब था। मनाहिल ने वलीद के बाजू पर कील ठूंकी। बदतमीज। वलीद ने घूर कर उसे देखा। वो उसके होश में आते ही अस्पताल आ गया था। तुम्हारे हवास ठिकाने पर नहीं हैं, अभी तो ठिकाने पर आए हैं। पता है वलीद, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा था जिसमें तुम मुझे तलाक दे रहे थे। मनाहिल ने झुरझुरी लेकर बताया। मेरा ख्याल है बीमारी ने वाकई तुम्हारे जहन को मुतासिर किया है। इससे पहले कि तुम मुकम्मल पागल हो जाओ, अपने मंगेतर से मिल लो। वलीद ने चिढ़कर उसे देखा। तुम तो बेहोशी में भी जाने क्या ऑल फोल बकती रहती थी। जाहिर भाई बेचारे कई बार शर्मिंदा होकर उठ जाते थे। अमरीन ने कहा तो वो बोली, अच्छा है, इन्हें पता तो चला इनके ड्रामे ने कैसे मुझे नीम जां कर दिया था। शाहरुख भाई इतने मुतासिर और शर्मिंदा थे तुम्हारे हॉस्पिटलाइज होने पर, क्या बताऊं। इनके घर आते ही तुम जो पट से गिरी तो पूरे 2 दिन बेहोशी में रही, होश में आकर फिर नीम बेहोशी। जाहिर भाई हकीकतन परेशान थे सब छुपाने पर। उस दिन तुम्हें सच बताने का इरादा कर भी लिया था, तुमने सूरत हाल गैर महफूज कर दी। अमरीन धीरे धीरे बताने लगी। और सच यही है कि जो तस्वीरें हमने तुम्हें दिखाई थीं वो शाहरुख के मुलाजिम की थीं। वलीद ने एक और पोल खोला। बदतमीज़, अगर मैं मरमरा जाती तो? उसने आंखें निकाली। ये भी रखा था ध्यान में हमने, तीर पलटा कर निशाने से। जाहिर गुनगुनाया। तुम भी तो मुझ पर तरस खाए बिना वलीद का साथ दे रही थी। इतनी दफ़ा रोना आता था, मेरा कबाड़ा कर डाला तंजो नफरत के झूठे तीर बरसा बरसा कर। अमरीन को अचानक याद आया, तुम्हारे फ़ायदे के लिए था। तुम स्मार्ट भी तो हो गई हमारे ड्रामे से दुखी होकर। मुनाहिल सीधी होकर बैठी।
वैसे तुम्हें सब बताया किसने? उसे उलझन हुई। वलीद ने खुद। तुम्हारी कंडीशन ने सबको डरा कर रख दिया था, इसलिए वलीद को बताना पड़ा। सहम गया था अंदर से कि मैं भी इस हालत का शिकार ना हो जाऊं। अमरीन बोली, ए सुस्त वजूद, उठो घर चले। पूरा घर तुम्हारे दीदार को बेचैन है। वलीद ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया। कुछ देर बाद वो सब हाशमी लाज में थे। हमारी बेटी ने तो आधा खून निचोड़ डाला हमारा, बीमार होकर। बड़े अब्बा मनाहिल को चूम कर बोले। पूरा घर इस हंसती गाती कोयल के ना होने पर उदास था। बड़ी अम्मी कितनी देर गले लगाए रहीं। काला बकरा मंगवाकर उसका सदका दिया गया। डैडी, अम्मी, छोटे अब्बू और छोटी अम्मी सबके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। सारे कजन्स चहक रहे थे। फूफो भी हाशमी लाज में थी। मधिया को देखकर मनाहिल उछल पड़ी। ओहो, इन सब की तवक्कुआत के बरअक्स बहुत नरम हो और प्यारी लड़की थी। मनाहिल के साथ लगी अपने भाई की बेकरारियों के किस्से सुना रही थी। नजर न आ रहा था वो दुश्मन जां जिसकी मोहब्बत ने उसे हकीकत और सुराब से आशना करा दिया था। मनाहिल, तुम्हें ज़ाहिर बुला रहे हैं। शफक ने उसे सबके दरमियान से उठाया और वो ड्राइंग रूम में ले आई, जहाँ शाहरुख हाशमी तमाम तर वजाहत समेत मौजूद थे। इतनी सीरियस सीन के बाद मिल रहे हो तो हमारा ख्याल था अलहदगी में मुलाकात करवा देंगे, जो गिले शिकवे हों वो भी दूर हो जाएं। शफक ने मुस्कुराकर वजाहत की। वो आंखें झिपका रही थी, कहीं ये भी ख्वाब का हिस्सा तो नहीं। जाग जाओ, अब ये हकीकत है। तुम्हारे बॉस असल में शाहू साहब हैं। बोलो, अब क्या ख्याल है, शादी करनी है या? ज़ाहिर ने रुक कर मनाहिल को देखा। मैं पहले यकीन कर लूँ, आप लोग मजाक तो नहीं कर रहे? वो ड्राइंग रूम के सिंगल सोफे पर बैठे शाहरुख हाशमी को छूकर देखने लगी। इनके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट लहराई। देख लो अच्छी तरह, अब मैं बचपन की तरह सूखा सड़ा और मरियल नहीं रहा। तो मनाहिल खौफजदा होकर पीछे हटी। ग्लास विंडो से झांकती यंग पार्टी हंसने लगी। जाहिर इन लोगों को जाने का इशारा करके खुद भी बाहर निकला तो शफक भी चली गई। मनाहिल को शाहरुख हाशमी बड़े गौर और शौक से देख रहे थे। खुद पर तारी होते हिजाब की लहर मिटाने को वो ज़रा उखड़े अंदाज में बोली, आप इन सब के साथ मिलकर मुझे तंग कर रहे थे। कितने बेदर्द हैं। मेरे रोने पर भी हकीकत ना बताई। और तुम जो मेरे मुंह पर मुझे काला, भद्दा, बेढंगा, बेकशिश कहकर दिल जलाती थी, उनका लहजा मुतासिर कुन था। तो मुझे क्या मालूम था आप वैसे नहीं रहे। वो बिगड़ कर बोली। कैसे? उन्होंने लहजा बारोब बनाया, जैसे होते थे बचपन में। वो उनकी गहरी निगाहों से खाइफ हुई। वैसे मैं बहुत इंजॉय कर रहा था सूरत हाल को। एक तरफ तो तुम मुझसे नफरत का बरमला इजहार कर रही थी, तो दूसरी तरफ मोहब्बत का। कई दफ़ा इतना गुस्सा आता था तुम्हारे बेजार और बेगाना रवैये पर कि क्या बताऊं, लेकिन फिर दिल को तसल्ली दे लेता था ये सोच कर कि तुम यकीन तो था अपने जज्बों पर और इत्तमाद। इनके लहजे में गंभीरता बढ़ी। मेरी चाहत को बड़ी लापरवाही से आपने इंस्पिरेशन का नाम दिया था। तुम्हारा यकीन भी तो बरहल करता था सगे ताल्लुकात पर। अगर मैं वो सब ना कहता तो अपनी मोहब्बत की शिद्दत से तुम भी अनजान रहती। मैंने कहा था ना कि वालिदैन कभी औलाद का बुरा नहीं चाहते। वाकई हम ही नादानी में इनकी मोहब्बत और दूर अंदेशी को रद्द करके खुद अपने रास्ते खोटे कर लेते हैं। खुद मंजिल तलाशने निकल पड़ते हैं, हालांकि मंजिल तो सामने होती है। रास्ता तो साफ और सीधा होता है, हमारे पास ही देखने वाली नज़र नहीं होती। उसके अल्फाज सच्चाई पर मबनी थे। शाहरुख हाशमी बहुत दिलकशी से मुस्कुराए। मोहब्बत या इंसान बेजाते खुद कुछ नहीं होते, तने तनहा, बगैर इत्तमाद और एतबार के, भुरभुरी रेत के ज़रे जो छू लो तो चमक उठे, कीमत बढ़ जाए, पड़ा रहने दो तो बहुत हकीर बेमाया। ये सिर्फ रिश्ते होते हैं मनाहिल, जिनका रंग रूप जिंदगी को गहना नहीं देता बल्कि नई चमक और ताजगी अता कर देता है। और इंसान मोहब्बत से बिछड़ कर शायद जी ले, मगर रिश्तों से कटकर नहीं जी सकता। शाहरुख हाशमी का लहजा सहर जगा रहा था और वो बेखुद सुन रही थी। और मोहब्बत और रिश्ते बाहम मिल जाए तो ज़िंदगी का हुस्न मुकम्मल ताबिंदगी से निखर कर सामने आता है। तभी तो मैंने तुम्हारे ख्यालात अपने मुतल्लिक जाने तो इरादा कर लिया। सो ब्यूटीफुल, इतनी अच्छी और दिल को छू लेने वाली बातें कैसे कर लेते हैं आप? हथेलियों के प्याले में चेहरा टिकाए वो मासूमियत से बोली, जब तुम्हारा नक्श आंखों के आईने रोशन करता है तो मोहब्बत का लम्स हर धड़कन को छू जाता है और इस खूबसूरत अमल की सारी दिल आवेजी जुबान व बयां में उतर आती है। मुझे रश्क हो रहा है खुद पर। अब तक ख्वाब किसी कैफियत में दिल डोल रहा है। क्या मैं वाकई पाने के अमल में दाखिल हो गई हूँ? सिर्फ पाने नहीं, देने के भी। शाहरुख हाशमी ने अंगद शहादत उसे उसकी थोड़ी छूकर चेहरा ऊपर किया। चाहने पाने चाहत देने का अमल, यही तो रिश्तों को तवील उम्र अता करता है और इसी अमल से तो तकवीत मिलती है ज़िंदगी को। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? वो पूरे दिल से मुस्कुराई। शाहरुख हाशमी की सूरत ज़िंदगी अपनी तमाम तर दिलकशी और रानाइयों को लिए उसका दामन माला माल करने को खड़ी थी और वो उसका इस्तकबाल खुशी के रंग सजाए पुरसुकून दिलो जहन से करने लगी।